नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कोई तारीख अभी सामने नहीं आई कि कब चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव कब होंगे, लेकिन जिस हिसाब से अभी सियासी माहौल बना हुआ है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार वक्त से पहले चुनावों की घोषणा हो सकती है। खासकर अगले महीने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उस उद्घाटन के बाद बीजेपी हिंदुत्व की भावनाओं को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी के लिए इन चुनावों में भी राम और हिंदुत्व का ही सहारा रहेगा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं कांग्रेस ने भी अब अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है और इसके लिए कई स्तरों पर, कई लेवल पर एक साथ काम चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट की यानी दूसरे चरण की तैयारी हो रही है और बताया जा रहा है कि इस बार बेरोजगारी को यात्रा का मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस की नई टीम भी तैयार हो रही है और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कवायद भी चल रही है। परसों यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है इसी दिल्ली में, दिल्ली के अशोका होटल में। और इसके 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होने की बात सामने आई है। यानी कि और बताया जा रहा है कि इस बैठक में 3 राज्यों में मिली हार की समीक्षा के साथ ही इस पर भी चर्चा होगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी। पार्टी में अब नेतृत्व की नई लाइन भी तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया गया है कि अब पुराने दिग्गजों के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा, लेकिन कमान नए हाथों में रहेगी, ये साफ दिखाई दे रही है। और आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी अब मंदसौर में राहुल गांधी जब मंदसौर गए थे, ये मंदसौर आपको याद होगा शायद, किसानों के ऊपर गोलीकांड शायद आपको याद हो, तो किसानों के ऊपर हुए अत्याचार और 6 किसानों की जान चले जाने के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने के लिए दरअसल राहुल गांधी पहुंचे थे। तो उस वक्त जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर पीछे राहुल गांधी बैठकर वहां तक गए थे और उस वक्त पुलिस ने उस मोटरसाइकिल से राहुल गांधी को उतारने की जो कोशिश की थी वो तस्वीर काफी चर्चित भी हुई थी। उस वक्त की वो तस्वीर कोशिश करूंगा बाद में अगर मिल जाए तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जिस जीतू पटवारी की बाइक पर सवारी करके गए थे मोटरसाइकिल पर, उसी जीतू पटवारी को अब कमान दे दी है मध्य प्रदेश की। आज जीतू पटवारी ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात भी की। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं जीतू पटवारी मीडिया से बात करते हुए नई जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। यंग चेहरा है, 50 साल उम्र है और बहुत कुछ उनके सामने बाकी है। चुनाव अभी वो लड़े थे लेकिन हार गए, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, उस इंसान को, उस कमलनाथ को। ये देखिए, ये तस्वीर जीतू पटवारी आगे बैठे हुए हैं, ये तस्वीर आपको हम बता भी रहे थे, और राहुल गांधी पीछे बैठे हुए किसानों से मिलने जा रहे थे मंदसौर में। और राहुल गांधी इसी जीतू पटवारी की बाइक पर बैठे थे और पुलिस वाले इनको खींचकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी बाइक चलाते हुए गए और जीतू पटवारी कुछ देर तक दौड़ते दौड़ते गए और उसके बाद जीतू पटवारी साइकिल से, मतलब किसी भी ढंग से राहुल गांधी मंदसौर पहुंच गए थे। एक नाटकीय घटनाक्रम था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यह था कि राहुल गांधी ने अपने जज्बे को और जज्बातों को, दोनों को सामने रखा और किसानों से मिलने पहुंचे थे। 6 किसानों की हत्या हो गई थी उस वक्त और बहुत ही एक अलग तरह का मामला था। 2018 के चुनाव से पहले का मामला, लेकिन उसके बाद उम्मीद यही थी कि 2018 में इन तमाम घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस जीत गई, लेकिन मंदसौर में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस की सीटें यहां उम्मीद थी कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन 6 सीटें वहां पे शायद हैं, तो चेक करके बताऊंगा। और जहां तक मैं कंफर्म अभी नहीं हूं, लेकिन तमाम सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। किसानों का मामला और सबसे बड़ी बात कि मूल मुद्दों से राहुल गांधी भटकते नहीं हैं। राहुल गांधी उन मुद्दों पर तो रहते ही हैं और साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी, जिस बाइक की सवारी कर रहे थे राहुल गांधी और कमान उस समय जीतू पटवारी के हाथ में देकर रखे थे, वही कमान अब मध्य प्रदेश की कमान सौंप चुके हैं जीतू पटवारी को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूं तो गलत हूं, कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जिम्मेदारी सौंप दी है। आइए जरा सुन लेते हैं जीतू पटवारी को, सुनिए।
मध्य प्रदेश में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, जिस तरीके के चुनाव की परिस्थिति बनी है, उसकी वस्तु स्थिति क्या रही और साथ ही साथ भविष्य में लोकसभा का चुनाव कैसे हम पॉजिटिविटी से लड़ेंगे, उस पर कैसे बात हो सकती है। मध्य प्रदेश में चूंकि इतनी ऊर्जा है, 40% से ज़्यादा वोट इन सब परिस्थितियों में आए, तो क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारणों पे जानने की बात भी हुई। पर यह है कि एकजुटता से काम करना है, सब मिलकर करना है, वरिष्ठों का सहयोग और सम्मान के साथ युवाओं को ज़्यादा भागीदारी मिले, इस पर फोकस करना है और अल्टीमेटली लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस द बेस्ट हो, इस पर काम करना। सर, तो आपने कहा कि युवा चेहरों पर भी फोकस किया गया है इस बार, आपको लगता है कि एक जनरेशनल चेंज अब कांग्रेस में आया है? 100% में उमंग सिंगार हम सब अगर इस तरीके से आए हैं तो नेचुरल स्वाभाविक है, यूथ को प्रायोरिटी पार्टी देना चाहती है। बड़े नेताओं को भविष्य में चुनाव लड़ना चाहिए, आपको लगता है बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि ये इस पे स्पेसिफिक किसी उत्तर के बजाय मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो अध्यक्ष मैं हूँ, बट जीतू पटवारी है, पर सामूहिक नेतृत्व है, हम सब मिल के लड़ेंगे। और ये पहली बार पहला अवसर है कि मध्य प्रदेश में अब किसी प्रकार की गुटबाजी का कहीं जगह ही नहीं है, स्थान नहीं है। हम सब मिलके एक साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर कैसे लेके जाएं और पार्टी के प्रति आम जनता का, खासकर यूथ का कैसे रुझान बनाएं, इस पे काम करें। तो 2017 की बात है दोस्तों, 2018 में चुनाव, लेकिन उससे पहले 2017 में मंदसौर में किसानों के ऊपर गोलीकांड, 6 किसानों की जान चली जाती है और वहां किसी भी हाल में पहुंचने का दम रखते हैं राहुल गांधी और इन्हीं जीतू पटवारी की बाइक से राहुल गांधी सवारी करते हैं और उनको उतारने की कोशिश पुलिस करती है। ये सारी तस्वीरें आप देखें। लेकिन इसके बाद उसी समय राहुल गांधी के जन्मदिन पर यही जीतू पटवारी ने ट्वीट किया था उस फोटो के साथ, जरा उसको भी ले आइए। आज इन तमाम चीजों को क्यों हम रख रहे हैं, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। देखिए, जीतू पटवारी ने ये 19 जून 2017 को ट्वीट किया था इस तस्वीर के साथ और लिखे थे कि हमारे ऊर्जा स्रोत राहुल जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं, कंधे पर राहुल जी का हाथ और जनता का साथ, किसानों के लिए लड़ेंगे, हैप्पी बर्थडे आरजी। ये लिखा था जीतू पटवारी ने 2017 में। और आज 6 साल बाद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने ये एक कमान सौंप दी है सीधे जीतू पटवारी के हाथ में। तो ये आप देख रहे हैं। खैर, आप दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि तेलंगाना, कैसे इसका कनेक्शन तेलंगाना से वो भी जोड़ दूं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के हौसलों की वजह से जीत मिली है, ये सब जान रहे हैं, क्योंकि जब से रेवंत रेड्डी एक युवा चेहरा, उनके हाथ में तेलंगाना की कमान कांग्रेस ने सौंपी, रेवंत रेड्डी लगातार वहां जमीन और आसमान एक कर देना जो कहते हैं, घर घर उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने उस मुहिम को लोगों को साथ में जोड़ने के लिए, पार्टी के साथ लोगों को जोड़कर लाने की कवायद में वो जुट गए थे। और ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखी और उसकी वजह से यहां तेलंगाना में जीत मिली कांग्रेस पार्टी को। और शायद इसी जीत के बाद अब जीतू पटवारी पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भरोसा सामने आया है। जिस तरीके से जातिगत समीकरणों और उम्र को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया है, बताया जा रहा है कि अब बाकी राज्यों के रास्ते उसी पैटर्न पर खुल गए हैं। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि पिछड़े, दलित और ओबीसी समेत सवर्णों को मजबूत हिस्सेदारी भी देनी है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को बनाया गया है जो ओबीसी से आते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने का काम अब शुरू हो गया है। और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगले 2 हफ्ते के भीतर इन सभी राज्यों में कार्यकारिणी की पूरी रूपरेखा तय कर देगी और वहां के जो लीडर हैं, पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनसे वहां की कार्यकारिणी की सूची भी मांगी गई है यहां केंद्रीय नेतृत्व के जरिए। तो आपको याद दिला दूं कि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के दौरान यह तय किया गया था, उदयपुर
चिंतन शिविर, याद है ना, बहुत चर्चा उसकी होती है। उस समय यह तय किया गया था कि पार्टी में ज्यादातर 50 साल से कम उम्र के यानी कि युवा चेहरों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, लेकिन उस फैसले का पूरी तरह से पालन अभी तक नहीं हो सका। मगर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है और राहुल गांधी के फॉर्मूले पर चलते हुए ऊर्जावान और जुझारू युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी अब भी हिंदुत्व और राम के भरोसे है, लेकिन युवाओं की उसे कोई चिंता शायद नहीं है। इसका ताजा उदाहरण संसद मामले में देखने को मिला, जिस पर अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है, वो भी एक इंटरव्यू में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि संसद में हुई घटना की गंभीरता को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, इसीलिए स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं, इसके पीछे के तत्वों को समझना और योजनाएं क्या हैं और इसका समाधान क्या है उसको ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। समाधान की तलाश भी खुले दिमाग से होनी चाहिए। हर किसी को ऐसे मामलों पर विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए, ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने सब कुछ कह दिया, लेकिन उस बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया दोस्तों, जिसे लेकर संसद में धुआं फैलाया गया। और इस धुएं का असर अगले चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी पर भी पड़ जाए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बता रहे हैं कि देश में निराशा और हताशा की ये धुंध और धुआं बीजेपी की वजह से ही फैला है। संसद में हुई घटना को भी राहुल गांधी ने इसी से जोड़ा है। कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार रखे थे, आपने सुना था, लेकिन आज एक बार फिर से रखता हूं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आई है और उसमें वो बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो आज बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने इस पर बड़े खुले तौर पर अपनी बात रखी थी। जरा एक बार सुन लीजिए, जो साथी नहीं सुन पाए थे उनके लिए जरूर सुनना चाहिए और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनिए। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई। हमारे साथ देखिए तमाम साथी जुड़े हुए हैं, जरा स्क्रीन पर ले आए हैं तो तमाम साथियों को, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए 5 साथी जुड़े हुए हैं। राकेश अचल जी हैं, चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन कैमरा सेट कर रहे हैं, और हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। रविवार का दिन है, सर्दी का मौसम है, चाय की चुस्कियां लीजिए और न्यूज पॉइंट का मजा उठाइए, क्योंकि यहां पर चर्चा सियासत की होती है और सियासत की चर्चा वैसी नहीं जैसे सड़कों पे होती है, नुक्कड़ पे होती है, पान ठेले पे होती है या चाय की दुकान पे होती है। चर्चा देश के लोकतंत्र को बचाने की और संविधान की रक्षा करने की होती है और उसका रास्ता दिखाने की हम कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, आज इस न्यूज पॉइंट में वही चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में राहुल गांधी के फॉर्मूले से जीतेगी कांग्रेस पार्टी? क्या 2024 के लिए राहुल का जो नया फॉर्मूला है आखिर वो क्या है? जीतू पटवारी का नाम ही सिर्फ यहां पर एक उदाहरण है या कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आने वाले हैं? अलग अलग राज्यों के नाम मैं यहां गिना रहा था, उन राज्यों से क्या कुछ निकल के आ रहा है, और इन राज्यों में आप देखिए कि सबसे ज्यादा नाम जो हैं वो उत्तर भारत के हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारत के किले को भेदने की कोई तरकीब ढूंढ निकाली है? राहुल गांधी ने वो फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिस फॉर्मूले से अब उत्तर भारत पर निगाहें टिकी हुई हैं। दक्षिण में किला फतह तो कर चुके हैं और आगे शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन क्या उत्तर भारत को लेकर के बीजेपी जिस प्रकार आत्ममुग्ध रहती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मां गंगा का पुत्र हूं और माता गंगा ने बुलाया है, और अभी जब गंगा का नाम ले रहा हूं और बनारस का नाम ले रहा हूं तो तमिल समागम भी वहां करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी कुछ दिन पहले किए थे। सुनील शुक्ला जी से बेहतर और कौन बताएगा। और उसके बाद अब फिर से वहां जमावड़ा। क्या बनारस से मोदी जी दक्षिण को साध पाएंगे, तमिलनाडु को साध पाएंगे?
तमिल समागम से? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सवालों के बीच राहुल गांधी के इस नए फॉर्मूले को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले सुनील शुक्ला जी के पास ही आता हूं। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप, किस हिसाब से, किस लिहाज से देखते हैं दक्षिण से लेकर उत्तर तक, और यहां कांग्रेस कहें या राहुल गांधी कहें, उनके फॉर्मूले को? क्योंकि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में रहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है कांग्रेस पार्टी के। उनके पास वो पद नहीं है जो पद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। उस पद को उन्होंने 2019 में त्याग दिया था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, और यहां से किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? पहले कांग्रेस की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बीजेपी की कमजोरियों पे भी आएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं, लेकिन नेता वही हैं जिनके नाम पर लोग आकर्षित होते हैं पार्टी की ओर। उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने जो अभी मध्य प्रदेश में किया, यह पहले हो जाना चाहिए था। ये लगातार कही जा रही थी कि जो एक ओल्ड गार्ड्स हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, उनके बलबूते का नहीं है कि इस संघर्ष में पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाए। आप याद कीजिए ना कि ये जो मोटरसाइकिल वाली आपने फोटो दिखाई, तो 2 लोग मोटरसाइकिल वाले बहुत मशहूर हुए थे। उत्तर प्रदेश में धीरेन्द्र सिंह मशहूर हुए थे, जिन्होंने नोएडा में भट्टा परसों ले गए थे राहुल गांधी को, जब वो होम अधिग्रहण का मामला चल रहा था। और जीतू पटवारी मशहूर हुए थे मध्य प्रदेश में। तो धीरेन्द्र सिंह तो बीजेपी में चले गए, लेकिन जीतू पटवारी लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है, और लगातार उनकी राजनीतिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में जारी हैं, पार्टी को के संगठन को बहुत तेज करने के लिए। जब पिछला 2018 का भी चुनाव हुआ था, उसके बाद से भी जीतू पटवारी बहुत सक्रिय थे, लेकिन जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनके समय में होने नहीं दिया जा रहा था। आप याद कीजिए कि उस समय विपक्ष के नेता थे अजय सिंह राहुल, उन्होंने भी यात्रा निकालने की कोशिश की, उस यात्रा को भी नहीं होने दिया गया, पूरा नहीं होने दिया गया। तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई, तमाम तरह के शिकवा शिकायत किए गए, लेकिन एक इस तरह के एक सक्रिय नेतृत्व की आवश्यकता मध्य प्रदेश में है, क्योंकि कांग्रेस के पास समर्थकों की कमी नहीं है। अगर इतने झंझावात, इस तरह का आक्रामक प्रचार, पार्टी सत्तारूढ़ दल के द्वारा जबरदस्त तरह का अभियान के बावजूद अगर 40% मतदाता कांग्रेस के साथ है, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसको और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि एक मजबूत संगठन हो और सक्रिय नेतृत्व हो, जिसको राहुल गांधी ने साथ लिया। इसी की आवश्यकता हर राज्य में महसूस की जा रही थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे छत्तीसगढ़ हो। नए नेतृत्व को लाइए, नए लोगों को लाइए, पुराने चेहरों को बदलिए, पार्टी में सक्रियता आएगी और निश्चित रूप से इससे बल मिलेगा पार्टी को। और जो राहुल गांधी की एक जो अपने मुद्दों को न छोड़ना, गोया कि संसद में जो सुरक्षा का संकट पैदा हुआ, उसके साथ लोग घुस गए वहां, उसको भी उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के साथ जोड़ा, और ये कहा कि चूंकि लोग लाचार हैं, उनके अंदर बेचैनी है, इस वजह से इस तरह घटनाएं हो रही हैं। उस घटना का उन्होंने समर्थन नहीं किया, घटना के कारण उन्होंने बताई। तो अपने मुद्दों के साथ जो टिके रहने की बात है, और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर होने रहने की जो राजनीति अपनाई है, जो कार्यशैली अपनाई है राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से, उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ी है और कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है, और उस के केंद्र में राहुल गांधी की राजनीतिक सक्रियता है। केवल अपने पार्टी को सक्रिय करना और इंडिया दल समूह के लोगों को विश्वास में लेकर के चलने की बात, जो राहुल गांधी शुरू से कहते चले आ रहे हैं, जिसको इस विधानसभा के चुनाव में उनके राज्य के नेताओं ने बहुत तरजीह नहीं दी, और इंडिया दल समूह के लोगों के साथ बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा, और एक अलग तरह का परिणाम आया। लेकिन इससे हतोत्साहित हुए बगैर राहुल गांधी की जो सक्रियता है, यही कांग्रेस की ताकत है, और मुद्दों के साथ जुड़े रहना यह कांग्रेस की ताकत है। क्योंकि सरकार के खिलाफ आप मुद्दों से ही आक्रामक हो सकते हैं। जो सरकार की विफलताएं हैं, गवर्नेंस की विफलताएं हैं, वही आपको ताकत दे सकती है। वो राहुल गांधी ने जो अपनाया हुआ है, मुझे लगता है कि आगे जो आने वाले चुनाव है 2024 के, अगले साल के, उसमें वह बहुत निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने गवर्नेंस के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं, उसके पास केवल भावनात्मक मुद्दे हैं, और उन भावनात्मक मुद्दों के साथ वो अड़ी रहेगी, टिकी रहेगी। उसने 2 राज्यों में पिछड़े और आदिवासी नेताओं को मुख्य धारा में ले आई, लेकिन वह उनकी बात नहीं करेगी, क्यों? अपने हिंदुत्व के एजेंडे से हट नहीं सकती है, क्योंकि उनके मतदाताओं के बीच में हिंदुत्व एक बड़ा सीमेंटिंग फोर्स है। उस फोर्स को से अलग होने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए वो गवर्नेंस की बात नहीं करते, बार बार बात करते हैं उसी की कि राम मंदिर बन रहा है, 370 खत्म हो गया,
हम मध्य प्रदेश में इतने कॉरिडोर बन गए, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे ओंकारेश्वर का कॉरिडोर हो, हर जगह की बात करते हैं। वो तो एक भावनात्मक मुद्दा उनके साथ है। और वही जिसकी आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो यह तमिल समागम 2 है, एक समागम हो चुका है। बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग और दक्षिण राज्यों के लोग मध्य प्रदेश वाराणसी लाए गए थे, और वो आए और उनको तीर्थाटन कराया गया था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। काशी के साथ दक्षिण के लोगों का जो ये संबंध है, ये कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी के हुकूमत में हो रहा है। अगर आप जो भी हम से अधिकांश लोग वाराणसी से परिचित हैं, वाराणसी में दक्षिण के लोगों के आस्था के तमाम केंद्र हैं, उनके अपने मंदिर हैं, उनके अपनी धर्मशालाएं हैं, उनके पुरोहित हैं, पंडित हैं, और मोहल्ले हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद में इस तरह के दक्षिण के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हाँ, केवल यह कि जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और गंगा के किनारे जो घाटों का पुनरुद्धार किया गया, उनको दिखाने की एक कोशिश है। अब यह मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति साउथ में होती है, जैसे सामाजिक आंदोलन की है, सामाजिक सशक्तिकरण की है, वैचारिक राजनीति वहां पे ज्यादा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से कोशिश जरूर कर रही है। कितना सफल हो पाएगी ये तो आने वाला दिन बताएगा। जी बिल्कुल, कितना सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, और उत्तर में भी एक एकाधिकार बताने या जताने की कोशिश बीजेपी करती है, और इन 3 राज्यों में जीत के बाद तो बिल्कुल ही कर रही है। लेकिन क्या हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों को जीत लेने के बाद बीजेपी के पास वो एकाधिकार है कि 2024 के चुनाव में भी उत्तर भारत में वो उतनी ही सीटें प्राप्त कर पाएगी, उतनी ही सीटें जीत पाएगी जितनी सीटें पिछली दफा यानी 2019 के चुनाव में जीती थी? एक बड़ा सवाल है, और इन सवालों का जवाब भी हम खोजेंगे। लेकिन राहुल गांधी के फॉर्मूले की हम बात जरा कर लेते हैं। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, कैसे आप देखते हैं जीतू पटवारी से लेकर अलग अलग राज्यों में, और अब 21 तारीख को 19 तारीख को बैठक है इंडिया गठबंधन की, और 21 को CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, और यहां से एक दूसरी कांग्रेस की रूपरेखा आप देखेंगे जिसमें शायद उदयपुर चिंतन शिविर की झलक भी दिखाई दे, जहां युवाओं यानी युवा चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना वो बताया गया है। कैसे देखते हैं आप, और किस दिशा में कांग्रेस को यहां से जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये दिशा कांग्रेस की मजबूती और सत्ता परिवर्तन की तरफ ले जाते हुए दिखाई देती है यहां से? देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश में परिवर्तन किए हैं उसके संकेत बड़े गहरे हैं, और वो उसके परिणाम भी बड़े दूरगामी किस्म के होंगे। देखिए, एक तरह से कहां कमलनाथ 77 वर्ष के थे, जीतू पटवारी 50 साल 49 साल के बताए जा रहे हैं, तो आपने एकदम सीधे सीधे पीढ़ी अंतराल की स्थिति हो गई। और जीतू पटवारी की जो पृष्ठभूमि, जिस तरह से वो लगातार संघर्षरत रहे हैं, अपने मामलों को लेकर मुखर रहे हैं, और कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा बनी हुई रही है, तो वो एक देखने लायक चीज है। वो ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो उनको भी आपने जगह दिया। आपने अगर उमंग सिंगार को लाया तो आप एसटी समूह को भी लेके आ रहे हैं, और एक तरह से मालवा रीजन में आदिवासी समूह कितने संख्या में है, वहां से आप एक एसटी के जो है कि उमंग सिंगार को भी आप ला रहे हैं। उसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग से जो है कि हम लोग देख रहे हैं, वहां से भी जो है कि एक चेहरा को लाया गया है, नेता उप प्रतिपक्ष को। तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी है, और आप एक सोशल इंजीनियरिंग भी दिख रही है। युवा वर्ग तो हम लोगों को नजर आ ही रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में जो लगातार उदयपुर चिंतन शिविर से जो मंथन हो रहा था, और मंथन के बाद जो एक उससे जो अमृत निकला था, उसके क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। तो अब मैं कह सकता हूं कुछ मंथन के अमृत जो है अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब विशेषकर 3 राज्यों के चुनाव के हार ने पार्टी को फिर से एकदम उदयपुर चिंतन शिविर की तरफ जाने के लिए एक तरह से उनको मजबूर किया कि आपके पास रास्ता वही है। तो ये जो चिंतन शिविर, उदयपुर चिंतन शिविर का मामला रहा, और वो काफी प्रमुख रहा, और उससे अब क्रियान्वित किया जा रहा है। थोड़ा और पहले किया जाता बेहतर होता, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस देर से आ रही है, दुरुस्त आ रही है, और यह परिवर्तन केवल और केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं होगा। यह परिवर्तन कांग्रेस में बड़े स्तर पर, संगठन के स्तर पर हमें लग रहा है उत्तर भारत के जिन राज्यों का आप नाम ले रहे थे, उन जगहों पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी लगातार उठाते रहते हैं। देखिए, एक तो सांप्रदायिक सद्भाव के मामले को उन्होंने लगातार उठाया, और वो मामला भारत जोड़ो यात्रा से उठ ही रहा है। इस समय भी बेरोजगारी का मामला और जो दूसरे तमाम आर्थिक मुद्दे हैं लोगों के, वो मामले बहुत महत्वपूर्ण है। तो
आप एक तरह से आप सोशल इंजीनियरिंग जब आप बात करते हैं कि जातिगत जनगणना की बात जब आप कर रहे हैं, आप उनको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, तो वो आपके संगठन में दिखना भी चाहिए। हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बना दिए, एक जगह ओबीसी बनाया मुख्यमंत्री और एक जगह जो है उन्होंने एसटी मुख्यमंत्री बनाया। अब तक उनके कार्यकाल को, बहुत कम संक्षिप्त कार्यकाल है, अभी उनकी कार्यकाल का अभी एक तरह से हम लोग अभी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करते हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी जो काम कर रहे हैं वो कितनी स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर उन लोगों को रिमोट कंट्रोल बनाने का प्रयास होगा, जो कि प्रयास मुझे दिख रहा है कि तीनों राज्यों में एक रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री की स्थिति दिख रही है। राजस्थान से जो चिंता की बातें आ रही है राजीव जी, वहां पर तो आप देखिए अभी से जो एससी समूह के जो व्यक्ति जिनको उप मुख्यमंत्री बनाता बैरवा जी, वो लगातार जो है कि पोस्टरों से वो गायब है। मतलब 2 ही लोग नजर आ रहे हैं पोस्टर में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी। तो आपने एक समूह को अभी से छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असल चरित्र है वो लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो वैसे स्थिति में जब वो अपने रिमोट कंट्रोल से इन जातीय समूहों के लोगों को, जिनका प्रतिनिधित्व का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको जब रिमोट कंट्रोल से चलाने का प्रयास करेंगे तो लोगों का ध्यान और ज्यादा कांग्रेस की तरफ जा रहा है कि कांग्रेस कैसे इन समूहों के वास्तविक सशक्तिकरण की बात करती है, उनके रियल में उनके मजबूती की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल एक तरह से मैं कहूंगा लिप सर्विस, एक दिखावे की स्थिति वहां पे बनाती है। तो वो स्थितियों की लोग तुलना करने में पूरी तरह से सक्षम है। आप सोच के देखिए, संसद सुरक्षा चूक के मामले पे प्रधानमंत्री का जो बयान हम लोगों ने देखा, दैनिक जागरण में पढ़ा, वो कितना गोल मटोल किस्म का बयान था। मतलब उसके जो मुख्य कारण है बेरोजगारी वाले मसले पर प्रधानमंत्री जी गए नहीं, और वो कैसे जा सकते हैं जब आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा जो है कि बेरोजगारी का स्तर हो। आपको याद होगा राजीव जी, राहुल गांधी का एक और बयान भी है। मैं तो संसद भवन में जब घटना घटी थी तो हमें राहुल गांधी का वो बयान ध्यान में आ गया था, जिसके बाद बीजेपी ने बड़ा हल्ला हंगामा किया था कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत बढ़ेगी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बयान भी दिया था, कहीं बेरोजगार उनके ऊपर टूट न पड़े प्रधानमंत्री के ऊपर। तो वो देखिए, जो प्रतीकात्मक चीज राहुल गांधी हमेशा संकेत देते हैं, वो घटनाएं फिर हम लोग को समाज में होते हुए नजर आती है। तो ये मुद्दा बहुत ही गंभीर किस्म का मुद्दा है। मैं मानता हूं कि उत्तर भारत में अगर कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में 40% से ऊपर का वोट शेयर बनाए रखा है तो ये कांग्रेस के मुद्दों की जीत है। कांग्रेस अपने मुद्दों पे जीती हुई रहेगी। देखिए, जैसे कमलनाथ जी थे, वो उन्होंने काफी हद तक वो कई बार मुद्दे से डिरेल हो जा रहे थे। वो लगातार हम लोगों ने देखा कि कई तरह की ऐसी चीजें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ या कई दूसरे मामलों के ऊपर साधु संत जो काफी विवादास्पद किस्म के रहे, जो कि मैं नाम भी नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक में मानता हूं, उन्हें साधु संतों को मानता ही नहीं हूं राजीव जी, आप उनके शरण में भी चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां थी कि अब उन वैसे नेताओं को आप रणनीतिक चीजें आप नहीं दे सकते। आपको अब रणनीतिक कमान आपको युवा पीढ़ी को लाके देना पड़ेगा, और वो राहुल गांधी ने कर दिखाया। और हमें लग रहा है कि इसका बहुत ही जबरदस्त जमीनी प्रभाव दिखेगा। देखिए, एक पार्टी को चलाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है कि आपके पास युवा जोश भी हो और अनुभव की शक्ति भी हो। तो कांग्रेस में अब हम लोगों को वो दोनों चीज अभी भी देखिए केंद्रीय स्तर पर भी नजर आ रही है। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं तो खड़गे जी का जो है वो अनुभव भी हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता है, और राहुल गांधी का जो युवा शक्ति वाला जोश है वो भी कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है। तो वो अब आवश्यक है कि कांग्रेस के तमाम यूनिट्स, जितने भी उसके स्टेट यूनिट्स हैं, वहां पे भी वो चीजें नजर आए। और मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि चूंकि टीम इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, मैं सीधे अभी भी मानता हूं इन 3 राज्यों के चुनाव में भारत जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उससे टीम इंडिया और ज्यादा मजबूत होकर निखरेगी, क्योंकि जो राहुल गांधी के तमाम फैसले रहे हैं वो कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। और दूसरी चीज की देखिए, आप वहां पे बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उन समूहों के साथ आप जब बैठते हैं तो उनके साथ आपकी तारतम्यता जितनी बेहतर होगी, सीट शेयरिंग में हर कोई जितना जो है कि आसानी से अपने आप को तालमेल करने के लिए तैयार रहेगा, उसके उतने ही बेहतर परिणाम निकले। मैं मानता हूं कि अब वहां पे तालमेल की बेहतर परिस्थितियां तैयार होंगी, हर कोई यथार्थ के ग्राउंड लेवल पे लोग जो है उसकी तैयारी करेंगे राजीव जी। बिल्कुल, यथार्थ के ग्राउंड लेवल पर जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारियां करेंगे। अब आने वाले समय में 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, और आज 17 तारीख है, अब 13 दिन इस महीने में, और उसके बाद 2024 सामने, और 2024 का जो चुनाव है वो कभी भी उसकी रणभेरी हम सुन सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे राकेश अचल साहब आपके पास आना चाहता हूं। जीतू पटवारी से क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? आप बहुत नज़दीक से देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को, ज़रा आपसे ज़रूर समझना चाहता हूं, यहाँ की यानी मध्य प्रदेश से कांग्रेस की निकली हुई ये आवाज़, युवा शक्ति, ये
क्या दूर तक जाती हुई ये आवाज़ दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है? ज़रा इसमें कांग्रेस की सियासत, भविष्य की जो सियासत है, वो कहाँ तक आपको, मतलब छुपी हुई सियासत ज़रा उजागर करने की कोशिश कीजिए, उस फॉर्मूले को समझने की हम कोशिश करें जिसको राहुल गांधी यहाँ 2024 के लिए ढूंढ निकालें, खोज निकाले हैं, या कहें कि ये फॉर्मूला पहले से था, उस पर अमल करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। कैसे देखा जाए? राकेश अचल साहब। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है उसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहले भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं और आप देखें 1998 से लेके हम 2023 तक आ गए हैं। दो लोगों को छोड़ दें, एक सुरेश पचौरी को और कमलनाथ को, तो कांग्रेस ने हमेशा से या तो ओबीसी का आदमी प्रदेश अध्यक्ष बनाया और या फिर आदिवासियों को बनाया। देखिए, राधा किशन मालवीय 1998 में होते थे, उसके बाद सुरेश पचौरी कुछ दिन के लिए 2-3 साल के लिए आए लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो उसके बाद फिर से सुभाष यादव उसके पहले रहे। सुभाष यादव का बेटा युवा था, बिल्कुल जीतू पटवारी की तरह, वो भी केंद्र में मंत्री रहा, उसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये सिलसिला शुरू से मध्य प्रदेश में चलता रहा है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश में आना, कांग्रेस में जो 2 बार दूध से क्या छाछ से भी जली और दूध से भी जली, ऐसी कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा देने का संकेत मुझे दिखाई देता है। और कांग्रेस में देखिए, नया प्रयोग मध्य प्रदेश में जरूर है। अब पड़ोस में हमारा छत्तीसगढ़ है, वहां पे चरणदास महंत को लाए हैं, 70 साल के हैं, वो तो युवा नहीं है, लेकिन चरणदास की वहां पर उपयोगिता, ग्राह्यता और जो पकड़ है वो है, इसलिए उनको मौका दिया। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने जिस तरह से अपना अंदर का जो करंट है पिछले कई वर्षों में दिखाया, प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में दिखाया, विधायकों के रूप में 2 बार विधायक रहे वो उसके रूप में दिखाया, लेकिन उन्होंने हर बार जो मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी थी, ये इन 2 बुजुर्गों की जोड़ी थी, इन्होंने पिछले 20 साल में किसी भी युवा को टिकने नहीं दिया। जितने भी लोग आए, सुभाष यादव के बेटे का नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ, वो बहुत समझदार और बहुत ही सज्जन किस्म के, अरुण यादव केंद्र में मंत्री थे और बड़े समझदार और सभी दलों से तालमेल, सभी गुटों से तालमेल बनाकर रखने वाले नेता थे, लेकिन इन लोगों ने उनको हमेशा पपेट बना के रखा। सुरेश पचौरी आए तो वो केवल ब्राह्मणों के नेता हो गए, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस को पूरी तरह से ताकत नहीं दे पाए। तो आज की स्थिति में जीतू पटवारी के अलावा राहुल गांधी के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जो इस हारी हुई कांग्रेस को, जिसके पास 40% वोट बैंक है, उसको नई गति दे पाए और लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल सिर पर है उस पर लड़ने के लायक टीम खड़ी कर सके। तो मुझे लगता है कि इस समय जो विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर, जैसे प्रतिपक्ष का नेता उमंग सिंघार को चुना गया है, उमंग सिंघार की बुआ जमुना देवी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बड़ी जुझारू नेता रही हैं, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, और हेमंत कटारे उप नेता बनाए गए हैं, इनके पिता मंत्री रहे सत्यदेव कटारे, और बहुत मिलिटेंट स्वभाव के लोग रहे हैं। और ये मिलिटेंसी ट्रांसफर होकर हेमंत में भी आई है, ये मिलिटेंसी जो जमुना देवी की थी वो उमंग सिंघार में भी आई है। और जहाँ तक सवाल है जीतू पटवारी का, तो जीतू पटवारी तो एक खानदानी कांग्रेसी है। उनके पिता फ्रीडम फाइटर थे, दादा फ्रीडम फाइटर थे, पिता भी उनके कांग्रेस के बड़े मतलब कट्टर नेता रहे हैं। और जीतू ने भी छात्र जीवन से लेकर, और जब तक उन्हें ये 2 चुनाव लड़ाए गए, तीसरा वो दुर्भाग्य से हारे हैं इस लहर में, तो उन्होंने भी अपनी क्षमताओं का बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया। और उनकी जो मारक क्षमता है, प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता है, वो इतनी मजेदार और इतनी प्रभावी है कि उससे नया जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ आकृष्ट होता है। जीतू की तरह मुंहफट और आक्रामक नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई है नहीं, और जीतू एनर्जेटिक हैं मध्य प्रदेश भर में। अब वो यात्राएं कर सकते हैं, ये बात कमलनाथ के बूते की नहीं थी। अब दिग्विजय सिंह 76 साल की उम्र में ये काम नहीं कर सकते। तो लोकसभा चुनाव के लिए जिस तैयारी की, जिस मटेरियल की जरूरत थी, वो राहुल गांधी ने खोज निकाला है। उसे मुझे लगता है फ्री हैंड भी दिया जाएगा, और अगर फ्री हैंड मिलता है तो आप मान के चलिए कि 2019 में मध्य प्रदेश से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थी, तो उसके लिए ये आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा। भले ही वो मशीन को अपना बना ले, भले ही वो और कोई फॉर्मूले अपना ले, क्योंकि अब मुकाबला जोरदार होगा, रोचक होगा, और हताशा से
उभरी हुई कांग्रेस का एक मैदान में खड़ा होता हुआ आप देखेंगे जी कार्यकर्ता। जी, यहाँ एक करेक्शन जरा मैं कर दूं। चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और जबकि वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कमान दीपक बैज के पास है। दीपक बैज 42 साल के युवा आदिवासी हैं, सांसद हैं वो, और इस बार चुनाव लड़े थे, हार गए बस्तर से, और बस्तर से सांसद हैं, लेकिन वो अपने चित्रकूट जो जगह है और वहाँ एशिया का सबसे बड़ा वो वाटरफॉल है वहाँ पे, और वहीं से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो विधायकी का चुनाव हार गए। दीपक बैज ने चुनाव हारने के बाद और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उनको छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है कि वो बने रहेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे। तो दीपक बैज 42 साल के, इधर जीतू पटवारी 50 साल के युवा चेहरे हैं। एक साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि इनको क्यों नहीं हटाया गया, भूपेश बघेल को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भूपेश बघेल के पास आज की तारीख में कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा आज की तारीख में वो विधायक हैं और कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा जा रहा था कि विधानसभा में शायद पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को वो जगह दी जा सकती है, लेकिन नहीं दी गई। और चरणदास महंत पहले इसी विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उधर भी युवा चेहरा और एक अनुभवी चेहरा, इधर एक अनुभवी चेहरा को हटाकर शायद उसका लाभ लेना चाहें कमलनाथ, और कमलनाथ 77 साल के हैं और दिग्विजय सिंह 76 साल के हैं। इन दोनों 76-77 साल के बुजुर्गों का अगर लाभ लेना चाहें जीतू पटवारी तो ले सकते हैं। तो कांग्रेस से एक मिक्स गेम खेल रही है जहां ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ा रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी राह पे चलने की कोशिश और इसकी एक रूपरेखा उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस लेकर आई थी, जिस पर अमल नहीं हुआ था। लेकिन CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है 21 तारीख को, उस बैठक में शायद इस पर चर्चा हो। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, और आपके ठीक बाद आऊंगा धनंजय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी। संजय जी कैसे देखते हैं कांग्रेस के फॉर्मूले की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां से 2024, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत है तो 2024 में हम एक मजबूत संग्राम देख पाएंगे, चुनावी संग्राम। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो फिर एक तरफा मजा नहीं आएगा, हम लोगों को भी मजा नहीं आएगा। इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो। कैसे देखते हैं आप ये तमाम घटनाक्रम के बाद, क्या कांग्रेस की मजबूती की धार जो है वो आपको दिखाई देती है? बिल्कुल, मतलब मैं तो तब से देख रहा हूं कांग्रेस को, जब कांग्रेस सत्ता में थी और मैं सक्रिय पत्रकारिता में था, तो कांग्रेस को मैंने बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किया है और उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों नोट की हैं। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू किया तो उसमें कितना झूठ था और कितना सच था ये सब मैं जानता हूं और देख रहा हूं। और ठीक है कि उन्होंने वायदे किए थे और वायदे बहुत अच्छे और मजबूत थे, जैसे 2000 नौकरी हर साल, तो उससे वो जीत गए, 15 लाख रुपए वगैरह वगैरह, तो उससे वो जीत गए और सत्ता में आ गए। तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो किया है, तो अब अगर हम दोनों मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर करें, और क्योंकि हमें दोनों में से एक को चुनना है या देश को दोनों में से एक को चुनना है 2024 में चुनाव, तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस में अगर कुछ बुराइयां थी तो वो सब खत्म हो गई हैं। राहुल गांधी उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए जो सब करना चाहिए वो कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी है तो उसने वोट लेने के लिए तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, मंदिर जरूर बनाया, 370 हटाना था जरूर हटा दिया, लेकिन जो 2000 नौकरियां थी, जो 15 लाख रुपए वाले जैसे वायदे थे, जो वोट बटोरे थे, वो नहीं हुआ। तो अब बीजेपी जो है एक तरह से सांसद में है, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया जिसके लिए वो सत्ता में आई थी या जो उसको सत्ता में रह के करना चाहिए था। लेकिन वोट बटोरू उसकी नीतियां जो है वो अपनी जगह हैं और वोट दिलवा रही हैं, वो हमने पिछले चुनाव से देखा। तो अब जो है बीजेपी वही सब करती हुई नजर आ रही है जो चुनाव जीतने के लिए नहीं करना चाहिए या अनैतिक है या गलत है, उसमें हिंदू मुसलमान करना शामिल है। तो कांग्रेस अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अगर उसने चुनाव परिणाम से कुछ सीख लिया और जो नरेंद्र मोदी के जो आरोप थे
उनको ठीक करने के लिए काम किया, तो ये सब बहुत अच्छी बात है और ये जनता को या देखना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे वो सब निजी तौर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस राहुल गांधी बहुत मैच्योरली काम कर रहे हैं और अच्छा है। लेकिन वो आम जनता तक कितना जा रहा है वो अपना मुद्दा अलग है, जो मीडिया का काम है, जो मीडिया कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बीजेपी का चुनाव बटोरी ये है रणनीति है, वो हिंदू मुसलमान है और वो पूरी तरह सक्रिय है। बाकी व्हाट्सएप और ट्रोल सेना, सोशल मीडिया पे ट्रोल सेना, वो पूरी तरह सक्रिय है, उसमें कोई कमी नहीं है, रदर वो बढ़ गई है। उसका नया एक लेटेस्ट उदाहरण आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, अमित शाह ने गुजरात में कहा कि मोदी जी ने 2002 के दंगाइयों को ऐसा ठीक किया, ऐसा सबक सिखाया कि दंगाई दंगा करना भूल गए। और भी 2-3 बातें हैं जिसका श्रेय उन्होंने मोदी जी को दिया है और मोदी जी की तारीफ की है। तो मोदी जी की तारीफ में वो ये कह रहे हैं कि 2002 के दंगे में मोदी जी ने दंगाइयों को सबक सिखाया। अब ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो कहीं मुझे दिखी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में जरूर पहले पेज पे। अगर अमित शाह ये कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि 2002 का दंगा जो है कैसे हुआ था। और अगर दंगाइयों को सबक सिखाने की बात है तो हम जानते हैं कि सब छूट गए, उसमें बिल्किस बानो का अपराधी छूटना शामिल है। और बिल्किस बानो का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी पीठ के समक्ष आए, और वो मामले का क्या हुआ मुझे अभी तक पता नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी ने अगर दंगाइयों को बचाया है और अमित शाह उसका दावा अब कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी पे आरोप है कि उन्होंने दंगा कराकर वोट बनाया वगैरह वगैरह, और अमित शाह उसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस लेवल पे खेल रही है। मतलब एक तो ये सीरियस है, अगर इसको पॉलिटिक्स, अगर ये अखबारों में छपने लगे, इस पे चर्चा हो जाए तो जाहिर है वो नुकसान करेगा, लेकिन वो आश्वस्त है कि इससे उनको वोट मिलेगा, इसलिए वो उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी चिंता ये लग रही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं, 80-20 का मामला है। तो 80-20 के मामले में अगर 40 कांग्रेस को आ रहा है तो कांग्रेस ऑलरेडी जीती हुई है, लेकिन वो चुनाव परिणाम तो जाहिर है उस पर आएगा कि वोट कितने मिलेंगे, और वोट तो मिलेंगे अमित शाह के इस दावे पे जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अमित शाह के दावे का सीधा सीधा मतलब है कि 2002 में मोदी जी ने दंगा कराया और दंगाइयों को कस दिया, और उन्होंने ये कहा कि इसलिए उसके बाद दंगे नहीं हो रहे हैं, जबकि उसके बाद दंगा दिल्ली में भी हुआ, गुड़गांव में भी हुआ। तो और अखबारों में ये सब नहीं छप रहा है और लोगों को नहीं बताया जा रहा है, और व्हाट्सएप पे ये जब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जब लोगों को फीड किया तो उसका क्या असर होगा ये हम नहीं जानते। तो बीजेपी जो काम कर रही है या जो उसका काम करने का तरीका है वो गलत होते हुए भी इफेक्ट कर रहा है, और राहुल गांधी का तरीका बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन उसका इफेक्ट कितना होगा वो मैं नहीं जानता। तो ये नजर रखने की चीज है, और सिर्फ हमें नहीं, आम आदमी को भी इस पर नजर रखना चाहिए कि क्या हो रहा है और वो वोट लेने के लिए क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह। राजीव जी, राहुल गांधी सच की राह पे चल रहे हैं राहुल गांधी, और सच की जीत होती है, भले देर सही, जीत तो होती है सच की, आज नहीं तो कल। और दूर से जो दूर के ढोल सुहावन होते हैं वाली हालत है, जब आप नज़दीक आएंगे तो आपको वही ढोल जो है ना वो आपको कान फाड़ू लगते हैं, कान के पर्दे फट जाएंगे, उस ढंग से वो ढोल लगने लगते हैं। इसलिए जो नज़दीक में चुपचाप शांतिपूर्ण जो राजनीति हो रही है, शायद हमारे देश की ज़रूरत भी वही है, देर सही लेकिन सच की राह पर चलना भी ज़रूरी है। आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे थे संजय जी, और इस पर कांग्रेस के लोग शायद अमल कर भी रहे हैं, ध्यान दे भी रहे हैं। धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं धनंजय जी इंडिया गठबंधन, और जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ एक नहीं दो और दोनों में 2 फाड़ है, शिवसेना 2 पार्ट में, एनसीपी 2 पार्ट में, और ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी इंडिया गठबंधन के साथ है, लड़ाई चल रही है, कोर्ट में है मामला दोनों तरफ का, वो सब हम जान रहे हैं। लेकिन यहाँ हम चर्चा वो इसलिए, चूंकि आप मुंबई में हैं इसलिए थोड़ी लिबर्टी लेकर के मैं एनसीपी और शिवसेना की बात कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा यहाँ दूसरी हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी ने उस फॉर्मूले को ढूंढ निकाला है, या वो फॉर्मूला जिस पर आज नहीं बल्कि 5 साल पहले से
कांग्रेस पार्टी को अमल करना चाहिए था, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए था। राहुल गांधी के इस्तीफा देते ही हार की जिम्मेदारी 2019 में राहुल गांधी ने ली, क्योंकि उस समय वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और पूर्ण अध्यक्ष थे, पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। और वहां से जैसे ही उन्होंने छोड़ा, उन्होंने उम्मीद की थी कि उनके साथ साथ तमाम दूसरे प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और ये उतर गए नाव से, और वो नाव लेके आगे निकल गए। लेकिन अब राहुल गांधी ने शायद उस नाव को पकड़ लिया है, कब्जा करके अब राहुल गांधी अपने हिसाब से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से ये जो नैया है वो कहां किनारे लगेगी, किस ढंग से लगेगी, जरा बताइए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब हुआ है वो हो जाना चाहिए था 2014 की हार के बाद ही हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी को उसी समय मंत्री बनना चाहिए था, ये बात तो हम लोगों ने बहुत कर ली। लेकिन राहुल गांधी को जब नेतृत्व दिया था तो वो बूढ़ों को रख करके नेतृत्व कैसे चलाएंगे? वही तो 23 असंतुष्ट थे। राहुल गांधी के तेज को कम करने में सबसे ज़्यादा रोल कांग्रेसियों ने निभाया, जिनको यंग जनरेशन को नेता मानने में तकलीफ होती रही। शरद पवार भी उसमें से रहे, उनकी भी चिंता रही कि हम राहुल गांधी को कैसे नेता माने। ये बड़ा अजीब हमारे देश में है कि हम जब अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते, अपने बच्चों पे तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों पे भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि बहुत कमजोर है। और राजनीति जो है केवल अब वो जो पुराना वाला दौर था उससे चल नहीं रहा है। राजनीति अब चल रहा है परसेप्शन से, और परसेप्शन गढ़ने के कई तरीके हैं जो मोदी जी ईजाद किए हैं। अब तक उससे लड़ नहीं पाई है कांग्रेस जी। और सबसे बड़ा परसेप्शन है ये ओपिनियन पोल जो है, ये ओपिनियन पोल है कि क्या है। अभी विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। कौन? तो फिर यही तय कर ले, कैसे बता रहे हैं, कौन सा आधार है, किससे बात करते हैं? अभी उत्तर प्रदेश में ये 70 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं बीजेपी को। जब 2019 में 62 सीटें आई तो अभी 70 से ज्यादा कैसे मिल जाएंगी भाई? ये कोई जरा समझाए मुझे। तो ये परसेप्शन जो बना रहे हैं, और उस परसेप्शन के बाद ये ईवीएम, अब मुझे भी लगता है कि ईवीएम केवल चर्चा का विषय नहीं है, ईवीएम में वाकई कोई घोटाला है। नहीं तो ओपिनियन पोल ये किस तरह से, क्यों इस तरह से बयान कर रहे हैं? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं मोदी जी ही चाहिए हमारे देश को? वो एक आध बिंदु बता दें मुझे कोई। अब तो भगवान और अल्लाह के नाम पे भी लोग चिढ़ने लगे कि आप जो ये कर रहे हैं वो तमाशा, आपकी वजह से भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करने वाले हैं और ना आपकी वजह से अल्लाह हम पे कृपा करने वाले। फिर जो है युवा जब आए हैं तो युवाओं को फिर कमान जो है पूरे तौर पे देनी पड़ेगी। अब ये कितना दे पाते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे लगता है कि राहुल गांधी को मौका मिला है और राहुल गांधी अपने तरीके से काम कर पाएंगे। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया, हम सब लोगों ने आलोचना की जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया, नविका कुमार और तिहाड़ी और कौन कौन है जिनको कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था कि इनके मंचों पर हम जाएंगे नहीं। मंच पर जाने के तो छोड़िए, वो हवा हेलीकॉप्टर में लेके घूमने लगे। फिर जो है इंडिया गठबंधन जो एक मोमेंटम बना था राहुल गांधी के प्रयास से, उस मोमेंटम को इन लोगों ने भंग कर दिया, खत्म कर दिया। और अब फिर नए तरीके से तैयारी जो है ना, बड़ी आसान नहीं होती, बड़ी एनर्जी लगती है। आप राहुल गांधी के नाम पे ठीकरा फोड़ दो कि राहुल गांधी की वजह से हम हार गए। वो अभी देखिए ना, अभी जो संसद में जो आया, स्मोक स्ट्राइक कहिए या स्मोक हमला कहिए या रंगीन धुआं, आपने कहा था रंगीन धुआं कहिए। रंगीन धुएं के बाद क्या कहा राहुल गांधी ने कि वो धुआं और वो जो है रक्षा में चूक तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो कह क्या रहे हैं लोग। सुनील जी यहाँ बैठे हैं, हम और सुनील जी ने द नागरिक के लिए प्रोग्राम किया था जब हुआ था उसी समय, और इस पर बात की थी बाकायदा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसमें जो आप भगत सिंह को तो बड़ा सम्मान देते हो, भगत सिंह के लिए तो आप कहते हो गांधी ने उनको बचाया नहीं, ये जाके बचा रहे थे भगत सिंह को। खैर हो गया वो, लेकिन भगत सिंह हमारे लिए देशभक्त हो जाते हैं। वो भी तो वही नारे लगा रहे थे जो इन पे आपने यूएपीए लगा दिया, गनीमत है मुसलमान नहीं है। इनके बेटे होते तो ये कहते कि ना, ये भोलेपन में चले गए, इनको गुमराह कर दिया किसी ने। वो चूंकि किसी और का बेटा है, गरीब का बेटा है, तो इनको आतंकवादी लगता है।
मतलब ऐसे शर्मिंदा करने वाले इनके टीम में नेता हैं, मंत्री हैं, जिन पे शर्म आती है कि ये कैसे हिंदुस्तानी और हिंदू कहलाते हैं अपने आप दूसरे पे इतना नफरत कैसे रखते हो भाई। वो जो गरीब घर के, वो भी गरीब घर के लड़के, वो फ्रस्ट्रेटेड मतलब उनको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो गंदे काम कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा। अभी देखिए क्या बोला अमित मालवीय ने, 3.2% बेरोजगारी दर है। कहां है भाई, कहां पढ़ के आ गया 3.2% बेरोजगारी दर है? 9.2% बेरोजगारी दर है। ये अपने मन से नैरेटिव करते हैं। सारे मीडिया के लोग इनके भक्त बने हुए हैं, वो लात मारना चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। और ये कमलनाथ जैसे लोग जो है उनको लेकर के चलते हैं हेलीकॉप्टर में, तो हटाया है, बड़ा अच्छा काम किया कमलनाथ को। कमलनाथ ने बेड़ा गर्क किया है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। अब बात आती है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश इस बार सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय का जो एजेंडा लिया है उन्होंने, सामाजिक न्याय को छोटा मोटा शब्द नहीं है, वो जय श्री राम भी नहीं है। सामाजिक न्याय जय श्री राम करके तो किसी मस्जिद पर झंडा गाड़ दीजिएगा, लेकिन सामाजिक न्याय बोल करके जो है ना, इतना आसान नहीं है संविधान को लागू करा देना। और ये बीजेपी को डर क्यों लगता है सामाजिक न्याय से? ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और सामाजिक समरसता बोलते हैं। समरसता कैसे आएगा भाई? न्याय तो करो, न्याय की बात करो। ये भगवान का नाम बार बार इसलिए ले लेते हैं कि ये पूर्व जन्म की बात करेंगे। बोलेंगे आपको तो किस्मत से देखिए, ये फलाना भजन शर्मा मुख्यमंत्री बन गया किस्मत से, वसुंधरा राजे की किस्मत नहीं थी इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनी। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि ये कोई साजिश है, कुछ लोग हैं जो कठपुतली सरकार चाहते हैं इसलिए इनको बनाया गया है, तो जनता को लगेगा कि पता नहीं क्या है। तो ये आम आदमी को मुझे लगता है समझना पड़ेगा। राहुल गांधी इस बात को समझा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक और टीम मुझे लगता है बनानी पड़ेगी। वो युवाओं की टीम बनानी पड़ेगी जो मीडिया को हैंडल करे तरीके से। और मीडिया में जिस तरह से झूठ प्रचारित होता है, ढोंग प्रचारित होता है, गालियां प्रचारित होती है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली टीम तैयार करनी पड़ेगी। जब तक आप टीम तैयार, ये आप अंग्रेज नहीं है ये जिनको आप जो है अहिंसा और सत्य के रास्ते से हटा दीजिएगा, ये उनके बाप हैं। तो इनको हटाने के लिए दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये नहीं करेंगे तो ये हटने वाले नहीं है। फिर ये हटेंगे, अपने पाप के बोझ से दब के मरेंगे, तब जाकर के ये फिर मिट्टी बनेंगे। तो उतनी देर इंतजार करने का अगर मन है तो करिए, हमें क्या दिक्कत है भाई? हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि खाली दौड़ना है या जगह जगह पे वो दूब घास बड़ी अच्छी होती है। दूब घास को गौर कीजिए, अगर आप गांव में रहे हैं और दूब घास को देखा है, दूब घास हर पोर पे अपनी जड़ को, मिट्टी को पकड़ता है और तब आगे बढ़ता है। दूब घास को निपटाना आसान काम नहीं है, मोथा को उखाड़ देता है आदमी। तो दूब घास बनने के लिए जरूरी है कि आपको जनता के साथ कनेक्ट कीजिए। और ये अडानी से भी काम नहीं चलेगा। आप जब बोलते हैं ना कि अडानी ने घोटाला कर दिया, अडानी को ये दे दिया, तो जनता कहती है अडानी को नहीं देता तो किसको देता? टाटा को, बिरला को, अंबानी को। फिर आप क्या तर्क दोगे? तर्क आपके पास नहीं आता है। आपको लाना पड़ेगा कि जो लड़के जो संसद में गए और धुआं छोड़ा, धुआं फैलाया, वो धुआं जो है धुआं से ज्यादा गहरा और खतरनाक धुआं जो है पूरे देश में फैला हुआ बेरोजगारी का, पूरे देश में फैला हुआ फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का, उस आक्रोश को समझना पड़ेगा। ये जो 2 करोड़ हर साल नौकरियां दे रहे थे वो कहाँ मिलेगा? राम मंदिर में मिलेगा? राम मंदिर के बाहर 2 करोड़ लोगों को बिठा पाएंगे? अभी कह रहे हैं कि बिहार से 50 लाख लोगों को ले जाएंगे राम मंदिर घुमाने के लिए, वहीं बसा भी दीजिए कहीं रोजगार दे करके, क्या दिक्कत है? बिहार में बहुत भयंकर गरीबी, उत्तर प्रदेश में अमीरी है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु है, वहाँ तमाम तरीके के मजारे हैं, अल्लाह है, सारे मुसलमान हैं, सब भगवान, जितने भगवान तरह के भगवान होते हैं सब वहीं बैठे हैं। उससे अमीर जगह कौन हो सकती है? तो ये जो है ये काम इनको नहीं कर। मैं बड़ा एक और बात कहूँ, लास्ट में खत्म करूँ राजीव भाई जी। ये कहते हैं कि भगवान ही सब करते हैं, अल्लाह ही सब करते हैं, तो सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते हो? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि के हाथ छोड़ दो। तुमसे ज्यादा कौन? तुम तो सबसे ज्यादा भगवान के करीब बैठे हो। मौलाना तो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब बैठा है, उसको क्यों सिक्योरिटी दे रहे हो? उसको बोलो कि सड़क पे दौड़ो ऐसे, तो समझ में आए। ये पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन पब्लिक जो है अवेयर हो रही है। राहुल गांधी को उस पब्लिक से
खाली अकेले जुड़ने से नहीं होगा, उनके जो 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 टीम बना रहे हैं उन टीम में उन युवाओं को लाना पड़ेगा, और राजू पटवारी हो या कोई और हो, वो तमाम उन लोगों को लाना पड़ेगा जो जमीन पे है। और मुझे लगता है अगर ये करेंगे, और ये जो ओपिनियन पोल आता है और ये जो नए गढ़े जाते हैं 3% बेरोजगारी दर है वगैरह वगैरह, जो झूठ चलाया जाता है, उसको काटने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के लड़ पाएंगे। इनसे लड़ना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ आप बता रहे हैं, और बहुत कुछ जो हो रहा है इस पूरी राजनीति में, देश में जो कुछ चल रहा है उस पर आप चर्चा कर रहे थे। और अब आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें यहाँ धनंजय जी रख चुके हैं, और इन सब से इतर ज़रा कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, दोनों पार्टियां आमने सामने, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 2024 के चुनाव में भी इन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ी करती हैं। और वैसे में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर संसद का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ धनंजय कुमार जी, तो राहुल गांधी संसद में जो कूदने वाले दोनों लोग और बाहर 2 लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें से एक महिला भी थी, इन 4 लोग, और जबकि 7 लोगों का ग्रुप था, 7 युवाओं का। इन सब को देखा जाए तो इनके जो मूल मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मसलों पर, महिला सुरक्षा के मामले पर, मणिपुर की घटना पर, इन सब पे चर्चा वो लोग कर रहे थे। तो इसको उस हिसाब से, उस लिहाज से भी देखा जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो मन की बात करते करते शायद इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि अभी तक उनको दूसरों के मन की बात शायद अब दिखाई नहीं देती है, ये कहा जा सकता है। शायद कोटेड लगा रहा हूं मैं, आप चाहें तो शायद को हटा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर समझना चाहूँगा आपसे कि यहाँ से 2024 की राजनीति में कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए या इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं, क्योंकि कल से लेकर आज तक बहुत सारी इनकी इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस पार्टी की तैयारियां नजर आ रही हैं, इसलिए यहाँ ये सवाल उठता है। अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, एक तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तैयारियां अच्छी हैं, और कांग्रेस जो है वो आंख में आंख डाल के जो है 2024 के लिए बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझको लगती है, जो 28 दिसंबर की कांग्रेस की नागपुर से रैली हो रही है, वो एक सीधा संकेत जो है, वो मुझे लगता है ये इसमें राहुल गांधी का दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है कि नागपुर से ही जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है उसको चुनौती दी जाए। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर है, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी वही बौद्ध धर्म अपनाया था नागपुर में ही, लेकिन जो नागपुर प्रसिद्ध है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आरएसएस की विचारधारा जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके प्रधान सेवक हैं, उसको सीधी चुनौती जो है विचारधारा के तौर पर दी जाए, ये मुझे लगता है कि वहां से शुरुआत राहुल गांधी की दिमाग के ऊपर जाइए, वहां से किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण राजीव जी इसमें है जो नई रणनीति बन रही है। और जिस तरीके से जीतू पटवारी को वहां बनाया गया मध्य प्रदेश में प्रदेश का अध्यक्ष, और जिस तरीके से और सफल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि राजस्थान में भी जल्दी जो है वहां भी परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ, और वहां भी कोई नया अशोक गहलोत और सचिन पायलट से हटकर के कोई नया व्यक्ति जो है, वहां का युवा नेता जो है कोई अध्यक्ष बन सकता है राजस्थान में भी। इसमें भी कुछ काम हो सकता है, चल रहा हो। लेकिन जो जिस रणनीति पे इस समय कांग्रेस चल रही है राजीव जी, तो ये कि राहुल गांधी मुद्दे कतई नहीं छोड़ रहे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है। महत्वपूर्ण बात यही है कि एक पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, वो उस पर कितनी देर तक टिकी रहती है, इससे उसकी पहचान होती है कि वो कितनी दूर तक जा सकती है। तो राहुल गांधी ने जो है इन 3 राज्यों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, यहाँ हार के बाद भी उन मुद्दों को छोड़ा नहीं है जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था। तो उन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जब आगे बढ़ रहे हैं, उनमें खासतौर से मुद्दे थे जातिगत जनगणना, उनमें मुद्दे थे बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे थे, किसानों की समस्याएं, ये सारे बड़े मुद्दे थे। राहुल गांधी आज भी उन मुद्दों पर टिके हुए हैं, उन पे बातें कर रहे हैं। तो ये जिन मुद्दों पर राहुल गांधी टिके हुए हैं और जिन मुद्दों पर कांग्रेस टिकी हुई है, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो अभी तक अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मुद्दों से विचलित होकर के इन मुद्दों को से बात करने की कोशिश करनी पड़ रही है। वरना तो राम मंदिर बन ही रहा है, क्या दिक्कत है? फिर इन मुद्दों की बात मत कीजिए। फिर क्यों आप जो है वो ओबीसी का नारा देकर के साहब वहां
कि हमने बड़ा अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया है, मध्य प्रदेश में हमने बड़ा अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया है, छत्तीसगढ़ में हमने बड़ा अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया, राजस्थान में, क्यों फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? अगर राम मंदिर के ही आप भरोसे हैं और आपको लगता है कि राम मंदिर ही आपको सत्ता दिला देगा 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन, तो फिर आपको इन सब की बातें नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जब कह ही चुके हैं कि कोई जाति नहीं है और 4 जाति हैं, महिला और युवक और कौन कौन सी बड़ी जातियां उन्होंने बता दी हैं, अगर वही बड़ी जातियां हैं और सिर्फ राम मंदिर से आपको जो है सत्ता मिल जाएगी, तो आपको फिर उन मुद्दों पे नहीं आना चाहिए जिन मुद्दों की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब राजीव जी साहब है कि राहुल गांधी के मुद्दे जमीन पर हैं और वो मुद्दे जमीन पर काम कर रहे हैं। चूंकि ये राज्यों के चुनाव थे और जब लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दे असली तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है राजीव जी जल सता रहा है, और इसलिए वो इस तरीके से उल्टी सीधी जब अब शुरू होंगी और ज्यादा होंगी। लेकिन जो यहाँ महत्वपूर्ण बात राजीव जी है जिसको हम लेकर बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, कि 2024 के लिए राहुल गांधी का क्या नया फार्मूला है, मुझे लगता है राहुल गांधी का यही फार्मूला है कि जो हमारे मुद्दे हैं उन पर हम टिके रहें, नया नेतृत्व हम उभारें, युवा नेतृत्व हो, संघर्षशील हो, वो इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए। जिस तरीके से हम लोगों ने भी जीतू पटवारी की जो बाइट दिखाई, जो बात कर रहे हैं, उसमें भी ये बात साफ झलकती है कि राहुल गांधी की जो मुद्दे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम अपने जो हमारा बुजुर्ग नेतृत्व है, या कहिए कि जो हमारे बड़े नेता हैं जिनकी उम्र कुछ ज्यादा हुई है, उनका आशीर्वाद लेकर के या उनका वरद हस्तम लेकर के इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और इसमें हम आगे चल के काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। तो ये जो बातें आ रही है, मुझे लगता है कि यही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो एक संगत बनी है, जो एक बनी है, जो एक कॉम्बिनेशन बना है, ये बहुत अच्छे तरीके से नए और पुराने के बीच सामंजस्य स्थापित करके कैसे कैसे धीरे से पुराने से नई पीढ़ी की तरफ कांग्रेस का सत्ता ट्रांसफर हो, इस पर भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस ट्रांसफॉर्म हो, इस पर भी काम कर रहे हैं, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ी चुनौती है वो सड़कों पे भी चुनौती दिखाई दे और लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी चुनौती दिखाई दे, इस पर भी जो ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही राहुल गांधी का 2024 के लिए फार्मूला है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे निश्चित तौर पर परेशानी होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला जो है वो किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायम रहे, 2024 में झंडा फहराएं, राम मंदिर का शिलान्यास हो, और मोदी जी के लिए कोई खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा ना होने पाए। इसलिए मोदी जी के समकक्ष जितने भी हैं सबको कायदे से निपटा दो। मतलब मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो सबसे डरा हुआ शख्स है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको बाहर से तो लोगों से डर लगता ही है, लेकिन अपने लोगों से भी सबसे ज्यादा डर जिनको लगता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुझे लगता है कि यही एक अंतर जो है राहुल गांधी की जो 2024 के लिए कांग्रेस तैयार हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस तैयार हो रही है, और 2024 के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की जनता पार्टी तैयार हो रही है, उसमें ये जमीन आसमान का अंतर है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, जरा यहीं से इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, कांग्रेस के आगे बीजेपी को कैसे देखते हैं आप, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शुरुआत में मैं बोला था कि पहले कांग्रेस की चर्चा करते हैं, फिर बीजेपी की भी चर्चा करेंगे, उनकी मजबूती और उनकी कमजोरी की भी चर्चा करेंगे। 3 राज्यों के चुनाव, उन राज्यों में जीत, 5 राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों में जीत, हिंदी पट्टी, उसके बाद बल्ले बल्ले की बात होती है। लेकिन अपने मुख्यमंत्रियों के चुनाव में बीजेपी देखिए कि सप्ताह भर से ज़्यादा का समय लेती है, फिर जो कुछ होता है सामने दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बगावत के सुर भले उस हिसाब से दिखाई न दे रहे हों, जैसा धनंजय जी कह रहे हैं, मीडिया का एक धड़ा जो है वो किस ढंग से तोड़ मरोड़ करके या ऊपर से एक दूसरी चादर से ढक करके खबरों को दिखाता है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मजबूती और कमजोरी, राहुल गांधी की हम मजबूती कमजोरी की बात या कांग्रेस की मजबूती कमजोरी की बात कर रहे हैं, उसके आगे और यहाँ से ज़रा ये ज़रूर समझना चाहेंगे हम, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे, चूँकि आप उत्तर प्रदेश में हैं बैठे हुए, इसलिए भी ये समझना चाहूँगा कि 2014 में 72 सीटें आती हैं बीजेपी को, 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें आती हैं बीजेपी को, और 2019 में तब जबकि एक राष्ट्रवाद की आंधी बहती है, जहां देखिए जिसको भी अगर किसी पत्थर को खड़ा कर दिए तो वो भी जीत के आ गया मोदी के नाम पे या राष्ट्रवाद के नाम पे। लेकिन क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जो जीत नहीं सकते थे, पार्षदी का चुनाव ना जीत पाए, वो सांसद बन के बैठे हुए हैं सदन में, तो ऐसे लोगों को हमने देखा। वैसे में अगर उत्तर प्रदेश में 10 सीटें कम हो गई तो अब क्या यहाँ 2024 में ये सीटें बढ़ के फिर 10 सीटें बढ़ जाएंगी, 62 से फिर 72 हो जाएंगी या 70 हो जाएंगी? जरा यहाँ मजबूती और कमजोरी बताइए जरा।
नहीं, मुझे नहीं लगता। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तासीर क्या है, यह 1993 का इलेक्शन आप सबके सामने है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी, सांप्रदायिकता अपने चरम पे था, कमंडल की राजनीति चरम पर थी, और उस समय कहा जा रहा था कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। सामाजिक आंदोलन से सामाजिक न्याय के दो राजनीतिक दल एक साथ मिल गए, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं आता पता नहीं चला। यह मैं 1993 की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं 2022 की। 2022 के दौरान इस राज्य में 5 उपचुनाव हुए। मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर, 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए, और घोसी और खतौली, ये 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए। हाँ, रामपुर का विधानसभा का में 6 कुल उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों का में आप सबसे पहला उपचुनाव हुआ था खतौली का। खतौली के उपचुनाव में यह मुजफ्फरनगर की परंपरागत विपक्ष की सीट थी, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को विपक्ष से छीन लिया। चरण सिंह का इलाका रहा है, और चरण सिंह जी ने किसानों को जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके सबको एकत्रित किया था, और कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ वहां जीत नहीं पाई थी। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी वहां जीती। 2022 का भी चुनाव जीत गई, लेकिन 2022 के उपचुनाव में हार गई, और हार जीत भी 200-400 वोट का नहीं है, अच्छे खासे वोट का है। वजह क्या थी कि वहां विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ा, राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार और बाकी सभी लोगों ने उनको समर्थन किया, और राष्ट्रीय लोकदल ने उस इलाके में अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के पहले उस पूरे के पूरे इलाके में वहां जयंत चौधरी ने किसान आंदोलनों के साथ, किसान संगठनों के साथ मिलकर के सामाजिक समरसता के लिए बड़े लंबे प्रयास किए। हर वर्ग में उन्होंने अपने पहुंचने की कोशिश की, और जो दंगों के बाद 2012 के दंगों के बाद से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना बिखरा हुआ था, उसको काफी हद तक समेट लिया, और वो दिखाई पड़ा। जो जाट, अल्पसंख्यक, दलित या गुजर एक साथ वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, उन सबको इन कोशिशों ने उसका असर दिखाया, और सब एक साथ विपक्ष के साथ खड़े हो गए, और भारतीय जनता पार्टी हार गई। जबकि ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि योगी जी की सरकार ने कुछ किया नहीं, बड़े पैमाने पर प्रचार किया वहां। आप घोसी का भी सबसे पुराना उपचुनाव था खतौली, और लेटेस्ट उपचुनाव है घोसी। घोसी भी परंपरागत रूप से विपक्षी सीट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर, महान दल और जैसे लोग अलग हुए हैं विपक्ष की राजनीति से, अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, तो वहां पे इनकी स्थिति मजबूत हुई। लेकिन जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में 20% अधिक वोट पा करके फिर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता, और भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। जबकि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, जिनका असर है, मैं स्वीकार करता हूं कि उस इलाके में राजभर समुदाय की बड़ी संख्या में वोट है, और ओम प्रकाश राजभर जी का असर है, बावजूद इसके 20% अधिक मत पा करके घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन वहां समाजवादी पार्टी अकेले नहीं थी, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वामपंथी दल प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे थे, और इंडिया दल समूह के सभी प्रचार कर रहे थे, और मायावती जी का उम्मीदवार नहीं था वहां, और मायावती जी की अपील ने काम नहीं किया जी। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी एक दल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी एक दल, भले ही समाजवादी पार्टी हो, वह बीजेपी को अपने अकेले दम पर नहीं हरा सकती, अपने दल पर चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं ये कहता हूं कि उनके दल पर चुनाव भी नहीं लड़ सकती, कि बीजेपी के पास जो संसाधन है, समर्पित कार्यकर्ताओं की एक अच्छी खासी जमात है, और एक मजबूत नेतृत्व उनके पास है, और प्रतिबद्ध मतदाता है, वो मतलब भक्त मतदाता उनके साथ है, वो समर्थक नहीं है, भक्त मतदाताओं की एक अच्छी खासी जमात। उनसे लड़ने के लिए आपको एक साथ लड़ना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडिया दल समूह है, जिसमें समाजवादी पार्टी को आगे करके और कांग्रेस को केंद्र में रख करके अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल चुनाव लड़ते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपनी उरूज पर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2022 के चुनाव में 6 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार बीजेपी जीतती रही है, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सत्ता में आ जाने के आधार पर राजनीतिक प्रभावों का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत माहौल तैयार किया है,
लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद जो सक्रियता समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीद की जा रही थी वो नहीं दिखाई पड़ी। एक जूझती हुई समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी रही है। मुलायम सिंह जी को लोग इसीलिए याद करते हैं कि वो अपने मुद्दों के साथ कभी भटके नहीं। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बहुसंख्यक हमसे नाराज हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वो उनका एक समाजवादी नारा था, शिक्षा मुफ्त हो, सिंचाई मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले और जो विकास के उपलब्धियां वो सब तक पहुंचे, उस नारे के साथ चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बड़े भारी पोषक थे। उन्होंने वो मौलाना कहला गए, लेकिन कभी उन्होंने बहुसंख्यक की राजनीति की। वो एक प्रतिबद्धता चाहिए आपके पास, और हमेशा जूझते रहे। कभी उन्होंने, मैंने एक से एक आंदोलन का देखा, उनमें उनकी सक्रियता हमने देखी है। वह जो एक जुझारूपन समाजवादी पार्टी की तरफ से की उम्मीद की जा रही थी, वह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश जी की तरफ से नहीं दिखाई पड़ी। जो आक्रामकता उनकी विधानसभा के अंदर दिखाई पड़ती है, वो सड़क पर नहीं दिखाई पड़ी। इससे एक बड़ा एक वर्ग जो है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी हुई। लेकिन वो वर्ग जो है अभी भी बीजेपी के कम से कम खिलाफ है। और एक बड़ा तबका है जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा खासा समूह तैयार कर लिया है उत्तर प्रदेश में, उसको वह कोई अपराजय नहीं है। मेरा मानना है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी सेना, और अगर उसमें मायावती जुड़ जाती हैं, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होगा बीजेपी के लिए। उसका कोई काट उनके पास नहीं है, सिवाय आप इस अयोध्या के राम मंदिर का जितना डिविडेंड मिलना था मिल चुका है। अब वो नहीं, अब सबके सामने रोजी रोजगार का सवाल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त अगर नहीं है या भक्त समर्थक नहीं है, तो उसके साथ अगर वो ये नहीं कहता कि हमको 500 रुपए का पेट्रोल मिलेगा तभी हम बीजेपी को वोट देंगे, ऐसे लोगों को आप प्रभावित नहीं कर सकते। उनके अपने मुद्दे हैं। उनके जीवन में यह लक्ष्य है कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बन गया, खुश है वो। उनके लिए है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए, उनके लिए खुशी की बात है। वो उनके साथ है, उनके राजनीतिक लक्ष्यों के साथ वो बीजेपी के साथ है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो सरकार से गवर्नेंस चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके जीवन में तब्दीली आवे, उनके जीवन से जो जुड़े हुए सवाल हैं उनका समाधान हो। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिले, उनके परिवार के वृद्ध जन हो उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिले और स्वास्थ्य की बेहतर स्थितियां हो, उनमें कोई सामाजिक तनाव हो। वह ऐसा वर्ग कोई बहुसंख्यक समाज नहीं चाहता। बड़ी तादाद में ऐसे लोग चाहते हैं जो शांति हो। इन राजनीतिक दल अगर एक साथ आते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी जिन आधारों पे अपना वोट लेने के लिए बात करती है वो नहीं चल पाएगा। जिस तरह की चुनौती विपक्षी दलों ने बिहार में खड़ा किया है, आप वही स्थिति बन जाएगी उत्तर प्रदेश में। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, वामपंथी, कांग्रेस, इन और 9 दलों का गठबंधन चल रहा है बिहार में। और आज स्थिति यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के लिए वह जगह नहीं दिखाई पड़ रही है जो उनको 2019 में दिखाई पड़ा था। और यह बीजेपी को पता था और आज ही पता है, इसलिए वह लगातार चाहते रहे कि कम सीटें आने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ऐसा स्वीकार नहीं करती है। वो अपनी उपलब्धियों को किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन उनको ये पता था कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के या बिना किसी बैसाखी के वो आगे नहीं चल सकते, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को आगे रखा। वही ठीक कॉम्बिनेशन बनेगा उत्तर प्रदेश में। और मेरा अपना ये मानना है कि जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये उसके लिए उपलब्धि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसी चुनाव में राजस्थान में 9 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पे या तो कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं या उस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों को कांग्रेस से ज्यादा जीता है। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? कुछ नहीं। अगर आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो 4 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर है, और 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जहां पे कांग्रेस की उपलब्धियां बेहतर हैं बीजेपी की तुलना में। लोगों ने कांग्रेस के मुद्दों को खारिज नहीं किया, लोगों ने अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों को खारिज नहीं किया है, वो उनके साथ खड़े हैं। सवाल केवल यही है कि आप इस तरह का राजनीतिक माहौल बनाए सभी पक्ष दल कि वह बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। जनता के साथ जुड़े हुए जो सवाल है, जो धनंजय जी ने कहा कि आपको हर मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा। आप ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं जो कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, चाहे गलत तथ्य रखने हो, एक अलग तरह का नैरेटिव बनाना हो, कि कोई भी तरीका हो। कोई राजनीतिक नैतिकता में ऐसे लोगों की आस्था नहीं है।
वह किसी को लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए तैयार नहीं है। वह यह कोशिश करते हैं कि हमारे विरोधी के पास कुछ भी न रहे। ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए आपके पास संगठन, बूथ का मैनेजमेंट, जो एक चुनाव का प्रबंधन होता है, उस चुनाव प्रबंधन के साथ आप तेलंगाना आप देखिए ना, तेलंगाना में केवल रेड्डी साहब के बाद माने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने एक 18 दिन 20 दिन वहां खर्च किया, एक राजनीतिक माहौल बनाया। रेड्डी साहब ने उस अभियान को और आगे बढ़ाया और उस यात्रा के खत्म होने के बाद जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। उस मुद्दे जो राजनीतिक माहौल बना था राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से, उस माहौल को जिंदा रखा और सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की जबरदस्त माहौल तैयार की। सरकार के खिलाफ जो राहुल गांधी ने मुद्दे तैयार किए थे अपनी सभाओं में, उस मुद्दों को जीवित रखा और तेलंगाना के सभी इलाकों में लेके गए। परिणाम क्या हुआ कि चुनाव के अंतिम दिन तक, मतदान के दिन तक वो सभी मुद्दे जीवित रहे और लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। उस कांग्रेस को समर्थन दिया जब ये अखंड माने अविभाजित आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था, तब लोगों ने समर्थन नहीं दिया था इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को, जो इस बार चुनाव में लोगों ने समर्थन दिया कांग्रेस के लिए। आवश्यकता केवल ये कि जो मुद्दे आप खड़े कर रहे हैं उन मुद्दों को आप एकदम लगातार जीवित रखें। तेलंगाना में कांग्रेस के अपने मुद्दे की बात थी, उसे जीवित रखा। अन्य राज्य में उसको अन्य छोटे छोटे जो दल हैं या बड़े दल हैं उनमें उसके सहयोग की आवश्यकता है। विपक्ष की विश्वसनीयता कांग्रेस की वजह से है। संगठन उन दलों के पास है जो विभिन्न राज्यों में बहुत मजबूती के साथ कायम है। इसलिए कांग्रेस और स्थानीय दल इनके मिलने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी उसका मुकाबला करने की स्थिति उनके पास नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह का वातावरण बीजेपी ने तैयार किया है अपने समर्थकों के लिए ध्रुवीकरण का, वह सशक्तिकरण की राजनीति से खारिज होता है। सशक्तिकरण का मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना केवल नोटों की गिनती नहीं है, लोगों की गिनती नहीं है। इस बात का आश्वासन है कि आपके जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान किया जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दे किसी को अपील न करें। जी बिल्कुल, इस तरह के मुद्दे अपील करेंगे, ज़रूर करेंगे। और जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हालात और उसमें भी कहाँ कौन खड़ा है, और ख़ासकर दो पार्टियाँ हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा ज़रूर आती है, वो ईवीएम की आती है। सब कुछ तो सही है, लेकिन राहुल लाल जी, अगर ईवीएम पर जैसे सुनील शुक्ला जी भी कह रहे थे, धनंजय जी भी कह रहे थे, और ईवीएम की हम चर्चा करते ही हैं, ईवीएम पर जो संदेह के बादल हैं वो नहीं हटाए गए, तो फिर कैसे आखिर 2024 को एक पारदर्शी तरीके से हम 2024 में चुनाव होते हुए देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल तो है ना राहुल लाल जी। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए। आपने अगर ईवीएम का व्यवस्था लाया है और उसको लेके लोगों में संदेह है, और वो संदेह अभी से नहीं है। जब गुजरात के इस बार का विधानसभा चुनाव ने, उसके पहले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, और उसी समय से ईवीएम देखिए वो बिल्कुल वो एक तरह से संदेह के घेरे में उस समय आया था। तब चर्चा हुई थी कि भाई कांग्रेस के लोग जो है कि कोर्ट गए थे, उन लोगों ने किया था कि वीवीपैट के पर्चों की उसकी गिनती की जाए, उसके साथ भी मिलाया जाए उसे। लेकिन वो मामला फिर आई और गई वाली स्थिति हो गई। तो ईवीएम को लेकर अगर पारदर्शी स्थिति नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि टीम इंडिया की जब बैठक हो तो इसको लेकर भी एक आम राय की स्थिति बननी चाहिए कि अगर ईवीएम के साथ ये स्थितियां हैं तो आप चुनाव में किस रूप में जा रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि अगर आप ईवीएम नहीं हटाते, अगर ईवीएम की व्यवस्था के साथ रहते हैं, तो फिर वो वीवीपैट का मशीन क्यों लगाए? तो वीवीपैट के भी सभी पर्चियों की गिनती करा लीजिए, ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों का मिलान कर लीजिए। यह भी एक समाधान का रास्ता हो सकता है। वो मशीन लगे पड़े हुए हैं, इतने तेजी से वो निकल जाते हैं कि लोग देख भी नहीं पाते कि हमने वोट किसको दिया। तो ये कई बड़े मामले हैं पूरे के पूरे ईवीएम मामले को लेके। तो इसको लेके एक गंभीर ढंग से सामने में आना पड़ेगा टीम इंडिया को। और हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ जब विपक्षी दलों की बैठक होगी तो उसमें यह मामला भी जरूर छाया रहेगा। चूंकि देखिए, जब चुनाव के परिणाम आए थे, संजय राउत जी के बयान ध्यान में होंगे, उन्होंने काफी कटाक्ष किया था। अलग अलग विपक्षी दलों के, टीम इंडिया के अलग अलग लोगों ने उस समय ईवीएम के ऊपर कटाक्ष भी किया था। तो वो एक स्थितियां हैं। अब मैं आता हूं, देखिए 2-3 चीजें जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जब इसमें तैयारी चल रही है बीजेपी की। देखिए, बीजेपी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा हल्ला हंगामा कर रही है, लेकिन धनंजय जी ने सही कहा और सुनील जी ने सही कहा कि राम मंदिर का मामला जब से बीजेपी उठाना चाह रही, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि वो राम मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद से राम मंदिर का मामला गति नहीं पकड़ पा रहा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है।
उसके बाद बहुत ढोल नगाड़े के साथ प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया था। उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में भी जनता की सहभागिता नहीं जुड़ पाई थी उस रूप में। अब अभी हो रहा है कि राम मंदिर का निर्माण का मामला, 22 जनवरी का मामला, बीजेपी देखिए 2 प्लान लेके चल रही है। अभी आप देखेंगे कि लगातार हिरण जोशी जी के चैनलों में फोन पहुंच रहे हैं कि जाइए अपना पूरा जो है कि अपना टीम लेके पहुंच जाइए अयोध्या और अयोध्या से कार्यक्रम कीजिए आप। वो उस मामला को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और जनता को राम मंदिर से कैसे कनेक्ट किया जाए, वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए चैनलों के ऊपर भारी दबाव है राजीव जी कि वो वहां पर कार्यक्रम कर करके पूरा जन माहौल बना दे कि राम मंदिर आ गए, राम भगवान आ गए, राम राज्य आ गया, ये पूरा एक माहौल बनाने की। लेकिन जैसा कि बीजेपी देखिए वो भी जनता का मूड पकड़ रही है। उन्होंने फिर एक, अगर यह मामला रंग पकड़ लिया तब तो इसकी पूरी संभावना है कि वो चुनाव करा देंगे राम मंदिर को लेके। लेकिन अब तक ये मामला में रंग नहीं पकड़ा, तो बीजेपी का प्लान 2 है फिर सीएए वाले मामले को लेके आ जाए कि तेजी से, वो भी मामला 2019 से टल रहा है, तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति का मामला उसको लेके आने का है। तो देखिए बीजेपी के साथ चुनौती क्या है, जब भी उनके रणनीति में चुनौती बने हुए राहुल गांधी। अब सोचिए कि राम मंदिर बन रहा है, जनता के बीच में वो चाहते थे कि राम मंदिर एक उन्माद पैदा कर दे, वो उन्माद पैदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं। और धनंजय जी ने बिल्कुल सही बात बोला, भारतीय जनता पार्टी के कई कट्टर समर्थक हमें मिले जो ऑटो चलाते हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे रोजगार में शामिल है, कि 10-15 हजार में जीवन कैसे चलाया जाए। राम मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी पूजा कर लेंगे एक बार जाके, लेकिन अब मोदी जी को रोजगार के मामले और महंगाई के मामले पे आना चाहिए। तो एक उनके अगर समर्थक वर्ग से यह आवाज आ रही है, वो वहां से अगर आवाज सुलग रही, तो फिर यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति तैयार पैदा कर रही है। और उन चुनौतियों का मुझे भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप गलत तथ्य पेश कर दीजिए कि नहीं, आप जो है कि बेरोजगारी का दर घटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, जबकि अभी $2.5 ट्रिलियन पे जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अटका हुआ है। तो वो तो तथ्य कुछ भी दे दे, वो $10 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी बना देंगे आज के डेट में। अगर मुंह से बोलकर ही तथ्य प्रस्तुत करना है तो उनके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन जनता अनुभव कर रही है कि हमारे निजी जीवन में क्या दुख आ रहे हैं, क्या संकट आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जो मामला को उठा रहे हैं, उसको लेके पूरा टीम इंडिया, देखिए टीम इंडिया के साथ एक समस्या रही कि सितंबर से लेके दिसंबर तक ये जो कुछ माह का गैप है वो गैप हुआ, क्योंकि राजीव जी अब आपने सही गिनती कराया कि आप सोचिए कि इस महीने में चंद दिन बचे हैं, यानी दिसंबर समाप्त, जनवरी फरवरी आपको मैक्सिमम अगर अगले महीने के लिए 2 महीने और अगले साल के लिए जोड़ लीजिए, मार्च से हम लोग चुनावी सवर में होंगे, तो मुश्किल से विपक्षी गठबंधन के पास 2.5 महीने का समय अधिकतम मैं मानता हूं कि चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने के लिए आपके पास 2.5 महीने के समय। ऐसे स्थिति में मुद्दों को लेके कि एक मुद्दा जो कहीं दिल्ली में उठे वही मुद्दा तमिलनाडु से भी उठे, वही मुद्दा पश्चिम बंगाल से भी उठे, वही राजस्थान से भी उठे, वही मध्य प्रदेश से भी उठे, उसमें जो है कि वो जनता के उन आवाजों को कि वो आपको उसको कैसे आप जनता तक परसेप्शन में लाते हैं, इसकी तैयारी को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर ये तालमेल की स्थिति बनती है तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति। क्योंकि देखिए राज्यवार जब हम लोग नजर डालते हैं मैप में, अगर हम लोग नजर डालते हैं, जैसे भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मैप पे बड़ी गंभीरता से चर्चा की कि यहाँ पे 2019 को दोहराना मुश्किल है, तो क्या बिहार में 2000 मुश्किल को भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी? वो तो वहां पे और भी असंभव स्थिति है। क्या पश्चिम बंगाल में अब वो महुआ मोहित्रा के मामले के बाद वो चाहते हैं कि हम 18 लोकसभा सीटें लेके आ जाएं? भाई बिल्कुल बंगाली अस्मिता वहां पे बिल्कुल चरम पे होती है, वो असंभव वाला मामला है जब आप किस तरह से किसी बंगाल के जो है कि तेज तरार नेता को कोने में फंसा देंगे। जहां धनंजय जी बैठे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में पहुंच जाए, ये उनके लिए चुनौती। बीजेपी के बड़े बड़े लोग स्वीकार करते हैं कि भले हमने जो है कि एकनाथ शिंदे को तोड़ के अपने तरफ ले आए, अजित पवार को तोड़ के ले आए, लेकिन अभी भी जो है कि उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता वो बहुत तेजी से बढ़ी जा रही है जी। तो पूरा का पूरा जो गठबंधन है उसकी लोकप्रियता काफी तेजी से और तमाम उपचुनाव के परिणामों में पाया है। तो महाराष्ट्र का फैक्टर भी इनको बिल्कुल परेशान किए हुए है। तो इन सारे जगहों पे आज इनकी सीटें, चूंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रवाद के परम एक उफान पे लड़ी गई चुनाव की, तब आप 303 लोकसभा सीटें आप जीत के आ पाए थे। आज के समय में जब आपके साथ 10 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, राम मंदिर के मामले को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं मैं कि ये मामले नहीं चलने वाले हैं इनके। अगर ये मामले चलने वाले नहीं है तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरियों की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, आपके स्मार्ट ट्रेन कहां चल रहे हैं, आपके बुलेट ट्रेन कहां चल रहे हैं। ये सवाल फिर लोगों के बीच में सामने में आ जाते हैं, क्योंकि जब धर्म की चश्मा से लोग बाहर निकलते हैं तो फिर उनके सामने में वो बुनियादी मुद्दे होते हैं। और राजीव जी उन बुनियादी मुद्दों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया है। वो किस एक काम की गिनती करा दे जो उन्होंने दावा किया 2014 के
घोषणा पत्र में या फिर 2019 के घोषणा पत्र में, जिसको वो जमीन पर लेके गए। छोड़ दीजिए दूर के घोषणा पत्र पर चर्चा करना, तो वो लोग कहेंगे कि कहां दूर ले गए। अभी 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेस के नकल में बड़े बड़े वादे कर दिए, क्या उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन वादों को लेकर विचार करते हुए भी कहीं नजर आ रहे हैं? वो उनके पास रास्ता ही है केवल और केवल ध्रुवीकरण के जाने की तरफ। और ध्रुवीकरण को मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हम लोग अब जब अभी फील्ड में थे, तो जनता सीधे कह रही थी कि महंगाई का मामला, तमाम उस तरह के आर्थिक मामले वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए, और केंद्र सरकार का जब वो वोट करेंगे, इन मामलों को वो बहुत गंभीरता से देखेंगे वो। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए हमें बहुत संकट की स्थिति दिख रही है। उनके लिए आसान स्थिति तभी हो सकती है जब टीम इंडिया कहीं बिखरने की स्थिति में हो, लेकिन टीम इंडिया कहीं से भी बिखरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया के नेताओं ने अपने मन से नहीं बनाया। टीम इंडिया भारत के लोगों की आवाज है, जिसके दबाव में टीम इंडिया बनी पड़ी है। राजीव, बिल्कुल, टीम इंडिया की बात हो चाहे चुनाव की बात हो, लेकिन राकेश अचल साहब, बात ईवीएम की भी बार बार आ रही है, और खासकर मध्य प्रदेश में देखिए चुनाव के बाद ये चर्चा और ज़ोर शोर से, और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह लगातार इस मसले पे बात करते रहे हैं। ईवीएम से भरोसा कैसे कायम होगा, और अगर ईवीएम पर भरोसा कायम ना हो तो फिर 2024 का विश्लेषण हम कुछ भी कर लें, जाके ज़मीनी हकीकत हम जो भी बयां कर दें, देख के आएँ, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी की पर्ची अगर निकलने लगे तो परिस्थितियाँ दूसरी हो जाती है ना, हमारा विश्लेषण भी गलत हो जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि आप क्या बैठ के विश्लेषण करते हैं, कहाँ घूम के आ गए आप, पिकनिक मनाने चले गए थे शायद। हम राहुल लाल जी भी लगातार घूमे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, हमारी टीम भी और मैं पर्सनली भी, हम लोग भी घूम के आए, लेकिन परिस्थितियां यहाँ देखते हैं कि कुछ दूसरी होती है। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल था। सुनील शुक्ला जी बेहतर बताएंगे कि अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उस समय कितनी मजबूती के साथ अखिलेश यादव नजर आते थे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो ईवीएम के इर्द गिर्द घूमती हैं। भरोसे की बात है, ज़रा इस पर चर्चा ज़रूरी है। कम से कम उन विपक्षी दलों तक हमारी आवाज़ तो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हमारी आवाज़ से मतलब हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि 19 तारीख को आप जो बैठक करने जा रहे हैं उसमें ईवीएम आपका मूल मुद्दा हो ना हो, लेकिन ऊपर आपके कई सारे मुद्दों में एक मुद्दा होना चाहिए जिस पर एक भरोसा कायम करने की बात हो। अचल साहब। राजीव भाई, देखिए इस बात को लेकर हम सब लोग हतप्रभ थे जब 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे, और ईवीएम के ऊपर उंगली तब भी उठी थी। दिग्विजय सिंह ने अपने ढंग से बात की थी, हम लोगों ने, पैनलिस्ट ने अपने ढंग से बात की थी। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है वो तय नहीं कर सकते, ना हम उनको इसके लिए मजबूर कर सकते हैं। संसद के मौजूदा सत्र में ईवीएम मशीन को लेकर के अगर प्रतिपक्ष हमलावर हुआ दिखाई देता तो लगता कि इस मामले से ये डरे हुए हैं या इस मामले को ये गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि वही हुआ कि भाई तेलंगाना आपको जीतने को मिल गया, वही ईवीएम मशीन वहाँ थी, और यहाँ 3 राज्यों में आप हार गए, तो आप बोलने की स्थिति में नहीं है। जबकि ईवीएम पहले दिन से संदिग्ध है। जब इसको आपने पहली बार केरल में इस्तेमाल किया था तो पहले तत्काल विधानसभा चुनाव में ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भैया ये तो कुछ गलत बोलती है, इसके आंकड़े कुछ गलत आते हैं, और ये लगातार हो रहा है। जो छू मंतर शब्द प्रधानमंत्री ने राजस्थान की चुनाव सभाओं में कहा था वो साबित हुआ इन नतीजे आने के बाद, ईवीएम खुलने के बाद। और मुझे ये आशंका आज भी है कि इंडिया गठबंधन चाहे कुछ कर ले, अगर इस ईवीएम का तोड़, इस ईवीएम का विरोध और ईवीएम की जो अविश्वास है, इसको अगर मुद्दा नहीं बनाती है, तो जो अनुराग ठाकुर मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं 400 का जो टारगेट बता रहे हैं, ये पूरा कर लेंगे वो, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है। ईवीएम का नियंत्रण, संरक्षण, पोषण सब वही करते हैं। विपक्ष के हाथ में सिर्फ गाल बजाना रह जाएगा। और विपक्ष अभी तक स्थिति ये है, आप उसको चाहे माने या ना माने, कि सारे नैरेटिव अपने ढंग से तैयार करने के बाद भी इन 3 राज्यों में चुनाव हारी, वोट प्रतिशत बढ़ गया, इससे हम संतुष्ट हो लें या विपक्ष संतुष्ट हो ले या कांग्रेस संतुष्ट हो ले, इससे बात बननी नहीं है। विपक्ष और खासतौर पर विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो जनता तक पहुंचने में नाकाम रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां अभी लाल साहब कह रहे थे कि राम मुद्दा तो हल हो गया और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग सवाल करेंगे, लोग सवाल करना ही तो भूल गए, लोग सड़कों पर आ नहीं रहे हैं। संसद चलती है हमारी ध्वनि में से,
आप वहां सवाल करते हैं तो थोक में 16-17 सांसद आपके निलंबित कर दिए जाते हैं। तो सवाल पूछने की तो अब कहीं कोई गुंजाइश बची नहीं है। लोकसभा चुनाव में सीधी लड़ाई होगी। सीधी लड़ाई तभी संभव है जब इंडिया गठबंधन अपने जो नए मुद्दे जो हम बात कर रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल खड़े करे, ईवीएम को मुद्दा बनाए, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर के जनता तक पहुंचे और उसे समझाए कि गड़बड़ हो रही है। तब जाके अगर हम मतपथ पर लौटे तो हो सकता है स्थितियां बदले। और अन्यथा आप देखें कि अनुराग ठाकुर का कहा 400 सीटों वाला अगर सही हो जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब यहाँ कहा था कि राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से कांग्रेस छूमंतर हो रही है, तो छूमंतर हो गई, उसको कुछ नहीं रोक पाए। सारे मुद्दे थे। राजस्थान में क्या दिक्कत नहीं थी? राजस्थान सरकार की नीतियों को लेकर के, छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों को लेकर हम सब लोग आश्वस्त थे कि यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी दिख ही नहीं रही है, और वहां सब खेल खराब हो गया। यही स्थिति है कि 10 साल का इनका शासन भले ही हो गया, खूब एंटी इनकम्बेंसी गले गले तक भरी है, लेकिन जनता को न ये पता है कि जीरा 10 रुपए से लेके 18 रुपए पहुंच गया, या डालडा या आटे पे प्रति महीने कितना पैसा बढ़ जाता है। वो अपनी लड़ने की क्षमता भूल चुकी है, और उसको लड़ने की याद दोबारा से दिलाए। विपक्ष और गठबंधन 19 तारीख को बैठ के गांव-गांव तक पहुंचने की रणनीति बना के, और 4 गुनी रफ्तार से, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की रफ्तार है उससे 4 गुनी रफ्तार से अगर मैदान में उतरती है तो ही परिदृश्य बदलने वाला है। अन्यथा हम जहां खड़े थे वहीं खड़े होंगे। आप देखेंगे अभी चुनाव खत्म हुए 10 दिन हुए हैं और मोदी गारंटी के विज्ञापनों से पूरा मीडिया तर हो गया है। सड़कों पर हमारे मध्य प्रदेश में 250 ट्रक मोदी गारंटी के घूम रहे हैं, और सरकार को शपथ ली हुई अभी मंत्रिमंडल नहीं बना है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रथ घूम रहे हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, आपको संगठन भी चाहिए, और मुद्दे, स्पष्ट मुद्दे चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि संसद का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा था, सुरक्षा का अलग है, तो आप उसके पीछे खड़े होइए ना, उसको मूवमेंट बनाइए पूरे देश में। तब तो ये हो सकता है कि आप अपने जो नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं उस पर चुनाव को ले आएं, चुनाव जीत जाएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत कर दें। अन्यथा मुझे तो लगता है कि ईवीएम है तो अनुराग ठाकुर का कहा सच भी हो सकता है। राजीव भाई जी जी जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और इस पर चर्चा, इसीलिए तो मैं चर्चा करता हूं कि ये ज़रूरी है, ये मुद्दा घर घर तक पहुंचना चाहिए। आप जब वोट देते हैं, आपका वोट सुरक्षित रहे, और आपने जिसको वोट दिया है कम से कम काउंटिंग वाले दिन उसी के पक्ष में वो वोट गिना जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रा एक बार धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर संजय जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँगा आपके पास। धनंजय जी, ईवीएम के मुद्दे को, इस मसले को आपने उठाया था, और 2024 के चुनाव के विश्लेषण करते करते हम भी कई बार 5 राज्यों के चुनाव के विश्लेषण भी हमने किया, कई अलग अलग जगहों पे। कई बार निराशा भी हाथ लगती है कि हम लोग धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में कुछ और देख के आए, कुछ और सुन के आए, और यहाँ रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो फिर निराशा हम लोगों को भी लगती है कि हम लोग आखिर किस ढंग की पत्रकारिता कर रहे हैं, या पत्रकारिता अपनी जगह पे है और यहाँ के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हवा कुछ और दिखाई देती है और किसी और दिशा में चली जाती है, पूरब की हवा पश्चिम की तरफ बह जाती है, उल्टी हवा। ये सब जो है, यहां पर फिर ईवीएम की बात आती है, और जिसकी बहुत गंभीर चर्चा भी कर रहे थे राकेश अचल साहब। जरा उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके जरिए, क्योंकि आप कह भी रहे थे। कैसे देखा जाए, आपका नजरिया इस पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ईवीएम को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं ईवीएम का जानकार तो हूं नहीं, न ईवीएम को मैंने खोल खाल के देखा है कि बता सकूं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जो भगवान ने जिसको बनाया ना, हमको आपको भगवान ने बनाया है, ऐसा ही हम मानते हैं ना। उसको भी आदमी खोल करके देख लेता है, और उसका जो है किडनी बदल देता है, लीवर बदल देता है, पता नहीं क्या क्या बदल देता है। तो जब भगवान के बनाए चीज़ को बदल देता है, हम मान लेते हैं भगवान ने बनाया हमको, तो भगवान के बनाए चीज़ों को आदमी बदल देता है, तो आदमी के बनाए चीज़ों को आदमी नहीं बदल सकता। सवाल 1। सवाल 2, ये सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि जो ओपिनियन पोल है वो आज से ही प्रवचन देना शुरू कर दिया, बतलाना शुरू कर दिया कि ओपिनियन पोल कह रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। किस आधार पे बनेगी भाई?
क्या ऐसा कर दिया 10 सालों में एनडीए ने जिसकी वजह से लोग सरकार बनाना चाहते हैं? और वो कौन है जो सरकार बनाना चाहते हैं? क्या सवर्णों से केवल सरकार बन रही है? क्या राम मंदिर जाने वालों से सिर्फ सरकार बन रही है? तो राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़के देखिए कितने वोट आते हैं। 2 बार चुनाव लड़े थे आप, बताया सुनील जी ने कि 1993 में हवा में उड़ गया जय श्री राम, आया था ना नारा, हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो ये भगवान को, अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें बजरंगबली को आपके मध्य प्रदेश में राकेश भाई क्रेन पे एक आदमी को हनुमान बना करके लटकाया है और वो चीफ मिनिस्टर को माला पहना रहा है। आप, ये आस्था है? ये ढोंग है? आप खिलवाड़ कर रहे हो आस्था के साथ। हमारे लिए राम जो है वो मुर्गा नहीं है, मुर्गा लड़ा रहे हैं अल्लाह और राम के। हमारे लिए राम जो है वो आस्था के प्रतीक है, हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारे पूर्वज है वो। आप क्या कर रहे हो? फिर जब आप कह रहे हैं, आपकी सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक और वीडियो में बताऊं जो वायरल हुआ था, उसमें उस आदमी ने बतलाया कि जो चुनाव हुआ और 3 दिन के बाद मतगणना हुई वहां कांग्रेस जीती। चुनाव हुआ यहाँ 3 दिन के बाद मतगणना हुई, कांग्रेस जीती। चुनाव हुआ 20 दिन के बाद मतगणना हुई, वहां बीजेपी जीत गई। चुनाव हुआ 25 दिन के बाद मतगणना हुई, बीजेपी जीत गई। अरे ये कैसे हो जाता भाई? अब बताइए छत्तीसगढ़ किस आधार पे जीत गए, हमको आज तक समझ में नहीं आया। और अगर मान लिया, हमने कह दिया, मान लिया कि हमारे पूरे सर्वे, हमारी पूरी गणना, हमारे पूरा लोगों से मिलना गलत है, तो सच जो है वो दिखाई पड़ना चाहिए कि कौन से आधार थे, वो कैसे वोट मिले। वो पर्ची मिलाइए, बीपीपीटी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो है वो मिलान कराइए। और इतने सारे जो है वो गायब हो गए हैं जो मशीनें, वो मशीनें कहाँ हैं? फिर नई मशीनें ली गई हैं ढेर सारी, उसका कुछ हिसाब किताब है? और वैसी स्थिति में जब आपके अफसर से लेकर के, प्रेस से लेकर के, देखिए अधिकारी जो है वो सरकार के पैसे पे हैं, जो चुनाव आयोग के लोग हैं उनको भी सरकार पैसे देती है, प्रेस के तो सरकार पैसे नहीं देती है ना। जब पूरा प्रेस चरणों में बैठ करके लौट रहा है कि प्रभु आपकी चरण के धूल मिल जाए तो हमको स्वर्ग मिल जाए, तो जिसको सैलरी मिल रही है वहीं से, जिसकी नौकरी उससे है, वो क्या करेगा भाई? जी। ये धूल तो सब यही माथे पे लपेट ले रहे हैं मीडिया वाले लोग। तो इसलिए संदेह बढ़ता, और संदेह है तो इसका निराकरण होना चाहिए। कोई सवाल उठता है और बीजेपी को सवालों से परहेज है। ये कहती है कि मैं हिंदू धर्म के सबसे बड़ी पहरेदार हूं। तो नचिकेता को तो पढ़ा होगा इन्होंने। नचिकेता तो मृत्यु के जो ये है यमराज से सवाल पूछते, चला गया उनके घर पे कि सवाल पूछूंगा मैं, बतलाओ ये। तो सवाल पूछना तो हमारे धर्म में पहला काम है। बिना सवाल, शास्त्रार्थ जो है हमारे धर्म में सबसे ऊपर है। ये तमाम शास्त्रार्थ को, तमाम तर्क की बातों को बंद करके ये जो है क्या क्या ढोंग फैला रहे हैं। तो ये जो ईवीएम है, और मैं कहूं कि ईवीएम में देखिए अभी कई जगह खबर आई कि जो है 8 बजे तक वोटिंग होती रही। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत स्लो वोटिंग हो रही थी। अरे एक ही दिन में क्यों वोटिंग करा रहा भाई? 15 दिन में कराओ। जब 50 दिन के बाद जो है मतगणना हो सकती है तो 10 दिन चुनाव नहीं हो सकता है? कराओ 10 दिन चुनाव, जिसको जब छुट्टी मिलेगी आएगा वोट देगा। इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में जहां आबादी कम है वहां पे हम सुना कि हमने 1-1 महीना चुनाव हो रहा है, 2-2 महीने चुनाव हो रहे हैं। और जहां आबादी सबसे ज्यादा है वहां कहता नहीं 7 घंटे में चुनाव हो जाएगा। तो 7 घंटे में चुनाव हो जाएगा तो 8 घंटे में गणना कर लो। उसको करने में 30 दिन कैसे लग जाते हैं भाई? क्या गिनते हो? और अगर तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है तो ये जो कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करोगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन यही ओपिनियन पोल वाले करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन 2000 आदमी की गणना करेंगे और उसके बाद बतला देंगे कि चलो हो गया, जीत गया फलाना। मुझे लगता है विपक्ष को इस पे इकट्ठा होना चाहिए। और दूब घास की जो मैंने बात कही, और 1-2 बात और कहना चाहता हूं राजीव भाई। एक तो राहुल गांधी की बात मैं फिर से दोहराऊं, सामाजिक न्याय से ही गद्दी छोड़ेंगे। ये सामाजिक न्याय ही है जो इनका भूत भगाएगा। ये जो भूत बांध रखे ना माथे पे हिंदू मुसलमान का, ये भूत भागेगा ही सामाजिक न्याय से। और सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा जब तक आप जमीन पे उसको उतारोगे नहीं। आप ओबीसी, दलित, आदिवासी तीनों को सारे दोनों सबसे ज्यादा मौके, फिर देखो कैसे जीतते हैं ये। इनको आपको भीड़, ये भीड़ खड़ा कर रहे हैं ना।
आप भीड़ के बदले में एक समझदार भीड़ खड़ा करो, जनसमूह खड़ा करो। आप सबके पास ये व्हाट्सएप पे घटिया मैसेज भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे बढ़िया मैसेज भेजो ना यार। आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप ऐसी टीम बनाओ, उसके बाद ये लोगों ने टीम बनाई। आपके प्रोग्राम में ही हमने लगातार कहा कि राहुल गांधी को पदयात्रा करनी चाहिए, पदयात्रा की। अरे इनके नेता बैठ के क्या करते हैं, खाली राहुल गांधी का फोटो देखने के लिए है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको फैलाओ। तो एक झूठ फैलाता है बीजेपी का नेता, कोई नेता एक बोल देता है झूठ, उस झूठ को गांव पहुंचाते हैं ये लोग, और आपका सच भी नहीं जा पाता है वहां तक। बतलाइए क्या आपका नेटवर्क, एकदम फालतू नेटवर्क लिया हुआ आपने। अरे अच्छा नेटवर्क लगाओ यार, 5G लगाओ, 6G लगा दो। आपके पास 6G क्यों नहीं है? आप अभी भी 2G पे चल रहे हो। आपके पास पैसा नहीं है। कितना देखिए, कितना बढ़िया योजना है इनकी। मेरे चैनल पे कई लोगों ने कहा कि सर हम पैसा कैसे दे सकते हैं उनको, बतलाइए। लोग पैसा देने वाले पूछ रहे हैं पैसा कैसे दे सकते हैं, 138 रुपया या 1380 रुपया। इन्होंने क्या जारी किया अब तक? हमने कहा कि भाई उस वीडियो को हमने दिखाया है, वीडियो में देखो। आपके कार्यकर्ताओं को तो मैसेज भेज करके कर देना चाहिए था एक दिन के भीतर कि ये देखो ऐसे है, ये लिंक है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ऐसे करो। तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है राहुल गांधी को अभी उनसे भी पीछा छुड़ाना। अभी तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेताओं से पीछे छुड़ाया है। दिल्ली में जो नेता बैठे हैं और दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, उनको मार के भगाने की जरूरत। उनको दौड़ाइए, असम में दौड़ाइए, नागालैंड भेजिए, उनको भेजिए कि हर गांव के आदमी की आबादी जान के आओ, सबसे गरीब आदमी कौन है उस गांव में वो पता करके आओ। आप इस देश के जितने 7.5 लाख गांव हैं, क्या 7.5 लाख कार्यकर्ता भी आपके पास नहीं है? हर गांव से मंगवाइए कि सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, 10 व्यक्ति के नाम लीजिए और देखिए कैसे नहीं जीतते हैं आप नेताओं का एक बवंडर खड़ा कर लिया है, वो बुढ़िया कबड्डी खेलता रहता वहीं बैठ करके। बुढ़िया कबड्डी खेलने वाले नेता नहीं चलेंगे बीजेपी के सामने। वो कबड्डी खेलो, फिर असली कबड्डी खेलो, और नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को दौड़ाइए असम, और असम के नेताओं को लाइए दिल्ली, देखिए कैसे नहीं बदलता है। तो आप उन्हीं 5 नेताओं के बीच वही टीवी पर 5 नेता दिखाई पड़ते हैं। सबसे काबिल आप ही हो क्या भाई? आप ही से वजह से पार्टी चलेगी, दिल्ली से पार्टी नहीं चलने वाली है। पार्टी चलेगी बिहार से। नीतीश कुमार देखिए आज क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल के सीमांचल इलाकों में अपनी पूरी फौज लगा दी है। ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उस लेवल पे आना पड़ेगा। और मैं एक और लास्ट बोल दूं, मतलब आपके प्रोग्राम से शायद उनको समझ आए। आप ब्लॉक लेवल पे भी अपने 20 कार्यकर्ता को बिठा दीजिए ना 3 महीना के लिए लगातार, और देखिए कैसे बदल जाता है। आप ट्रेनिंग दिलवाओ यार मुझसे, कांग्रेसियों को ट्रेनिंग दिलवाइए, देखिए कैसे हम बताते हैं कि जीता जाता है। चुनाव जीतना कोई बड़ा काम नहीं है। कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, आपके पास मुद्दे हैं नहीं, इतनी चीजें हैं, इतना बढ़िया। सामाजिक न्याय से बड़ा कोई मुद्दा इस देश का हो सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय। हर आदमी को न्याय मिले। कौन चाहता है मुझे न्याय नहीं मिले? अभी जो है लोकसभा में जो रखा अर्जुन मेघवाल जी ने, जो हमारे कानून मंत्री, उन्होंने रखा कितने करोड़ केस पेंडिंग है। क्यों केस पेंडिंग है भाई? अभी तो ये सारे सवाल महाराष्ट्र में देखिए, अब तक फैसला नहीं हो पाया कि अयोग्य विधायकों का क्या होगा। अब ये चुनाव के बाद ही हो पाएगा। 2024 का चुनाव के बाद 2025 का चुनाव खत्म हो जाएगा, तब आएगा कि ये विधायक अयोग्य है। ये हमारी न्यायपालिका है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को एक बार अच्छे से अपने नेताओं की क्लास लेनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भैया कितने किलोमीटर चल के आए हो ये बतलाओ। दिन भर में अगर 20 किलोमीटर चल के आए हो, घड़ी बांध दीजिए, चल के आए हो, उसके बाद यहाँ आना, तो एंट्री नहीं होगी 20 किलोमीटर बिना चले। जी बिल्कुल। जी, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं। कांग्रेस शायद इन मसलों पर काम कर भी रही होगी, इन मुद्दों पर काम कर रही होगी, और 19 तारीख के बाद बहुत कुछ हमारे सामने होगा। क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधा जल्दी से आना चाहता हूं, समय बहुत हो चुका है। संजय जी, यहाँ से ईवीएम की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग जो उनकी रणनीतियाँ हैं जो धीरे धीरे हम लोगों तक आ रही हैं, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप देख लीजिए 19 तारीख की बैठक, फिर 21 तारीख को CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 28 तारीख को कांग्रेस की महारैली वहाँ नागपुर में RSS के गढ़ में, वो, और इसके साथ साथ क्राउड फंडिंग जो कल से उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन कल 18 तारीख को आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसके बाद कार्यकर्ताओं को दौड़ाया जाएगा, जैसा कह रहे हैं धनंजय जी। शायद दौड़ेंगे वो लोग, और ये ज़रूरत भी है, और इसके ज़रिए लोगों तक पहुंचना, जन जन तक पहुंचना। और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की चर्चा भी हो रही है, जिसमें राहुल गांधी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये भी कि क्राउड फंडिंग को कैसे और मजबूत किया जाए। इन सब को अगर देखते हैं तो यहाँ से क्या मजबूती आपको दिखाई देती है? ईवीएम को फिर अभी
जो चर्चा हम कर रहे थे उसकी चर्चा पैरेलली होगी, लेकिन इसको अगर किनारे रखें तो एक संक्षेप में आपका विश्लेषण कि कितनी मजबूती के साथ यहां कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो तीन बातें हैं जो आज हम लोगों ने की। तो एक तो ये कि साउथ में ईवीएम का असर नहीं है या कांग्रेस के फेवर में है, तभी तो कांग्रेस जीती है। तो लोकसभा चुनाव होगा तो उसका भी असर होगा, और ईवीएम हटा देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग वो मानेगा नहीं और वो बड़ा मामला है। मुझे लगता नहीं कि होगा और चुनाव ईवीएम से ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ईवीएम कांग्रेस के लिए उतना इशू नहीं है, मैनेजेबल है, और वो शायद मैनेज करने पे ज्यादा भरोसा करता है। और जो गड़बड़ हुई वो पोल खुल गई, तो इस बार शायद लगता है कि संभव नहीं होगा। और ज्यादा एरिया में चूंकि बीजेपी नहीं है तो कांग्रेस की चलेगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये या तो निश्चिंत होंगे कि बीजेपी नहीं चला पाएगी या इनकी चलेगी। तो जो भी स्थिति हो, मैं माने दोनों तरफ। इन सब चीजों के आलोक में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अमलेंदु जी ने कहा कि बीजेपी को माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने लोगों से भी लड़ना है। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो तो अपनी जगह है ही है, उनको अपने लोगों से भी लड़ना है और निश्चित रूप से लड़ना है, वो बड़ा है। तो उसमें भी ईवीएम वाला मामला काम नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो हिंदी पट्टी में ही करेगा। और दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव में जो इनका हिंदी वाला जो तजुर्बा है या हिंदी वाली जो रणनीतियां हैं वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं पहुंचती हैं, वैसे प्रभावी नहीं होती हैं। ट्रांसलेशन वगैरह होता है, ठीक अपनी जगह है, लेकिन वो ट्रांसलेटेड का प्रभाव वैसे नहीं होता है, चाहे भाषण हो, चाहे नारा हो, चाहे स्लोगन हो, या इस तरह के गलत काम हो। जो गलत चीज है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, वो ट्रांसलेटर हटा देता है। कोई भी ट्रांसलेटर, मैं ट्रांसलेशन करता हूं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ मिले, कोई भाषण मिले या कोई पर्चा मिले ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें फैक्ट गलत हो तो मैं उस वाक्य को हटा दूंगा, बोल दूंगा कि ये गलत है, ये मैंने छोड़ दिया है, तो वो ट्रांसलेट नहीं होगा, तो वो कन्वे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अहिंदी भाषी में क्षेत्रों में बीजेपी की ये एक कमजोरी रहेगी। बंगाल चुनाव में मैंने सुना था, पढ़ा था कि इन लोगों ने जो ये उम्मीदवारों की सूची जारी की थी वो तक हिंदी में थी। तो अगर बंगाल में आप उम्मीदवारों की सूची हिंदी में जारी कर रहे हैं, केरल में हिंदी में जारी कर रहे हैं, तो उसका भी असर होगा। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में स्थितियां अभी वाले से काफी अलग होंगी। ईवीएम का असर जो आ गया है उसका भी सतर्कता बढ़ जाएगी उससे, और अगर कुछ हो सकता है तो, और इन सब चीजों से मिलाकर मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर है, उसको अपने लोगों से भी मुकाबला करना है, और कांग्रेस को बीजेपी का भी सपोर्ट, बीजेपी के लोगों का भी सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल सकता है, तो वो सब उसके लिए फायदे की स्थिति होगी। लेकिन इस सब का मुकाबला करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अंतिम दिन, अंतिम मतदान तक क्या क्या कर सकती है उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, कम से कम, और उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो जब हो जाएगा तभी समझ में आएगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, और 2024 के चुनाव पे हम और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कल के बाद जब परसों है और उस समय से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी, बहुत रूपरेखा हमारे सामने होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होने जा रहा है। 2024 का चुनाव विपक्ष किस हिसाब से, किस अंदाज से लड़ने जा रहा है, और कौन कौन से राज्य विपक्ष की निगाहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश हो सकता है, वेस्ट बंगाल है, और महाराष्ट्र, बिहार, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारी सीटें हैं। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो 39 सीटों के साथ तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है। तो ये तमाम राज्यों पर कैसी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन इस बीच एक खबर और भी लगातार आ रही है, शायद आप लोगों तक पहुंची होगी, कि गुजरात पर निगाहें जो हैं वो अलग से टिकी हुई हैं, राहुल गांधी की खासकर। और गुजरात के लिए राहुल गांधी एक अलग एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं कि गुजरात की 26 सीटें जो हैं वो ऐसे दान में नहीं दे देना है मोदी एंड कंपनी को। गुजरात पे इस देश का भी अधिकार है, न कि सिर्फ 2 लोगों का अधिकार है। ये बात कांग्रेस के अंदर में बात चल रही है, उस पर एक अलग रूपरेखा तैयार हो रही है, एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। जैसे ही वो खबर भी बाहर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। तो बहुत कुछ है जो आने वाले समय में चर्चा के सेंटर पॉइंट में रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट के लिए, सुनील शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, धनंजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी बहुत धन्यवाद आपका, और अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े थे।